इस माला को देखकर आप बार बार मेरे चैनल पर आएंगे। इसमें आप देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान मूरिन की दुनिया में पुनर्जन्म लेता है। चलिए बिना किसी फालतू बात के वीडियो शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आपने दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं के लिए 18 साल तक जी तोड़ मेहनत की है। नींद नहीं, खाना नहीं, बस कैफीन और तनाव। वह है यान फेंग। लेकिन पास होने के बजाय उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। उसकी मृत्यु किसी शानदार लड़ाई में नहीं, बल्कि अपने डेस्क पर। लेकिन मृत्यु तो बस शुरुआत है। अचानक अंधेरा छंट जाता है। यान फेंग जाग उठता है, लेकिन वह अस्पताल में नहीं है। हवा चंदन और प्राचीन अगरबत्ती की खुशबू से भरी हुई है। उसे जकड़न, दबाव और जकड़न महसूस हो रही है। वह अपने हाथों को देखता है और वे छोटे छोटे ठूंठ जैसे हैं। वह खुद से कहता है, ये क्या बकवास है, मैं देर हो गया। प्रवेश परीक्षा। रुको, मैं कहाँ हूँ? मुझे इतनी जकड़न और जकड़न क्यों महसूस हो रही है? क्या क्या ये मेरा हाथ है? ये कितना छोटा है? मुझे क्या हो गया है? इन कपड़ों को देखो, क्या मैं किसी एनीमे में हूँ? क्या मेरा सच में पुनर्जन्म हुआ है? हाँ, सपने। अब मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जीऊंगा। तीसरे पुत्र के जन्म के बाद सेवक इस संप्रदाय के नेता के पास दौड़कर जाता है। महाराज, तीसरे पुत्र का जन्म हो गया है। ये यान फेंग के नए पिता है, मुरिम संप्रदाय के सबसे खूंखार व्यक्ति। वे पालने की ओर बढ़ते हैं। उनका भारी लवादा चाबुक की तरह लहराता है। वे ठंडे काले पत्थर जैसी आंखों से नीचे घूरते हैं। उसका जश्न अचानक ही खत्म हो जाता है। काले रंग के दरवाजे खुल जाते हैं और तापमान 40 डिग्री गिर जाता है। मुरिम का सबसे खूंखार आदमी तानाशाह अंदर आता है। वह एक विलक्षण प्रतिभा की तलाश में है, एक ऐसे दिव्य शरीर की जिसमें अपार ऊर्जा हो। वह बच्चे को देखता है, उसमें जरा भी प्रतिभा नहीं पाता और बस पीठ फेर लेता है। वह गायब हो जाता है। उसके लिए उसका तीसरा बेटा एक निकम्मा है, लेकिन यान फेंग के लिए ये एक जीत है। निराशाजनक होना ही उसके लिए आरामदेह जीवन जीने का सुनहरा मौका है। जब दाइयां घबरा रही थीं, यान फेंग एक मिशन पर था। वह अपना दिन एक नन्हे वास्तुकार के रूप में विशाल गलियारों में रेंगते हुए, एक एक रेशमी कालीन बिछाकर अपने नए साम्राज्य का नक्शा बनाते हुए बिताता था। तभी उसकी मुलाकात दो बेहद महंगी टांगों से हो जाती है। मिलिए इन दोनों भाइयों से। बड़ा भाई 14 साल बड़ा है, एक अचूक तलवारबाज। दूसरा 12 साल बड़ा है, शानदार वस्त्रों में लिपटा एक चतुर विद्वान। ये दोनों आदर्श राजकुमारों की परिभाषा हैं, लेकिन जैसे ही वे बच्चे को देखते हैं, उनका शांत स्वभाव हवा हो जाता है। वह ऊपर देखता है और उसे एहसास होता है कि वह तीसरा पुत्र है। वहां उसका सबसे बड़ा भाई 14 वर्ष बड़ा खड़ा है, एक सुंदर मुरिम राजकुमार और तलवारबाज, जिसका हाथ एक घातक तलवार पर है। उसके बगल में दूसरा भाई 12 वर्ष बड़ा है, जो एक विद्वान के बहते हुए सुरुचिपूर्ण वस्त्रों में लिपटा हुआ है, शांत और खतरनाक रूप से चालाक दिख रहा है। भाई भाई की इस लड़ाई में वे उसे रास्ते से हटाने की सोच रहे थे, ताकि उत्तराधिकारी की लड़ाई उनके लिए आसान हो जाए। लेकिन माहौल तनावपूर्ण होना चाहिए था। लेकिन वो पल भर में बिखर जाता है। वो पहले मुझे देख रहा है। हट जाओ, सबसे बड़ा भाई दहाड़ता है और नीचे झुकता है। तेरी तलवार की खनक उसे डरा रही है जाहिल, मुझे उसे उठाने दो। दूसरा भाई पलटकर जवाब देता है और उसे धक्का देता है। कुछ ही सेकंड में ये दोनों आदर्श उत्तराधिकारी छोटे बच्चों की तरह जमीन पे लौटने लगते हैं। वे एक दूसरे पर बेढंगे छोटे मोटे धक्के और घूंसे मार रहे हैं। इस बात पर झगड़ रहे हैं कि बच्चे के साथ पहले कौन खेलेगा। उनके माथत लोग मूर्ति की तरह खड़े हैं, छत को घूर रहे हैं, मानो दिखावा कर रहे हों कि उनके मालिक बच्चे के सामने बेवकूफ़ी भरी हरकतें नहीं कर रहे हैं। वह शब्द जिसने हॉल को चकनाचूर कर दिया, यान फेंग संप्रदाय के दो सबसे शक्तिशाली किशोरों को मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हुए देखता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसे झपकी लेनी है तो उसे शोर बंद करना होगा। वह अपने छोटे से फेफड़ों में पूरी ताकत समेट लेता है। यान फेंग कहता है, बा बदर। भाइयों, दुनिया थम सी जाती है। बड़ा भाई दूसरे भाई का कॉलर पकड़े वहीं जम जाता है। दूसरा भाई अपना पैर पटकने का प्रयास रोक देता है। उसने मुझे बुलाया। वे दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। वे जरा भी इंतजार नहीं करते। वे फटे हुए वस्त्रों और बिखरे बालों के साथ जल्दी से उठते हैं और आंगन में दौड़ पड़ते हैं, चिल्लाते हुए कि वे ये तय करने के लिए असली द्वंद्व युद्ध करने जा रहे हैं कि बच्चा सबसे ज्यादा किसे प्यार करता है। यान फेंग अचानक आई उस खूबसूरत खामोशी में बैठा रहता है। यान फेंग मन ही मन, आखिरकार सन्नाटा। वे चले गए। अब मैं कहाँ था? ओह हाँ, झपकी ले रहा था। प्रतिभाइन सोना ही मेरी अब तक की सबसे अच्छी नौकरी है। अगला दिन आता है। यान फेंग ने सोचा कि उसकी तो मौज हो गई। वह प्रतिभाहीन तीसरा राजकुमार है, उसके पिता ने उसे नज़रअंदाज कर दिया है और उसके भाई आंगन में आपस में लड़ रहे हैं। 20 साल की नींद के लिए यह एकदम सही माहौल है।
लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका उसने अंदाजा नहीं लगाया था, अपराध बोध। परिणाम, भाई द्वंद्व युद्ध से लौटते हैं। वे घायल हैं, उनके महंगे रेशमी वस्त्र फटे हुए हैं, और दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्हें किसी पर्वत श्रृंखला से घसीटा गया हो। वे बच्चे के कमरे में जाते हैं और बेचारे प्रतिभाहीन बच्चे को दया भरी निगाहों से देखते हैं। सबसे बड़ा भाई, जो तलवारबाजी में माहिर है, सबसे पहले आगे बढ़ता है। उसके हाथ में अजगर की हड्डी से बना एक बक्सा है। सबसे बड़ा भाई, मेरे बेचारे कमजोर भाई, अगर पिताजी तुम्हें कोई तकनीक नहीं सिखाएंगे तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया दे दूंगा। यह स्वर्ग विनाशकारी मज्जा की गोली है। इसे पाने के लिए मुझे 3 साल का सैन्य बलिदान देना पड़ा। इसे खाओ और तुम्हारी हड्डियां आत्मा ईश्वर से भी अधिक कठोर हो जाएंगी। यान फेंग, मन ही मन, आत्मा ईश्वर। मैं तो बच्चा हूं, मेरा पेट अखरोट जितना छोटा है। अगर मैंने स्वर्ग विनाशकारी जैसी कोई भी चीज खाई तो मैं फट जाऊंगा। उस चमकते संगमरमर को मुझसे दूर रखो। दूसरा भाई यान फेंग के रेंग कर दूर जाने से पहले ही दूसरे भाई ने बड़े भाई को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। उसके हाथ में एक ऐसा स्क्रॉल था जिससे ठंडी नीली रोशनी निकल रही थी। दूसरा भाई, उस मूर्ख की बात मत मानो। तुम्हारा शरीर गोलियों के लिए बहुत कमजोर है। तुम्हें मन की सुरक्षा की जरूरत है। ये गुप्त बादल मानसिक मंत्र है। ये दक्षिणी पुस्तकालय का एक निषिद्ध ग्रंथ है। इसे पढ़ो और कोई भी तुम्हारे विचारों को नहीं पढ़ पाएगा। यान फेंग, मन ही मन, मैं अभी मेनू भी नहीं पढ़ सकता। और निषिद्ध लिपि, क्या तुम चाहते हो कि गुप्त पुलिस मुझे चलने से पहले ही मार डाले? मुझे बस एक खिलौना चाहिए, एक लकड़ी की बत्तख, कुछ भी जो जादुई विकिरण न फैलाए। भाई फिर से बहस करने लगते हैं। बड़ा भाई जबरदस्ती गोली खिलाने की कोशिश करता है, जबकि छोटा भाई जबरदस्ती पांडुलिपि पढ़ने की कोशिश करता है। जादुई ऊर्जाएं हवा में टकराने लगती हैं, जिससे पालने के ठीक ऊपर का एक छोटा सा भंवर बन जाता है। यान फेंग, मन ही मन, ओ बढ़िया, मेरा शांतिपूर्ण जीवन एक स्थानीय जादुई विस्फोट में समाप्त होने वाला है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रतिभाशाली बनूं तो मैं तुम्हें प्रतिभा दिखाऊंगा, तुम दोनों को भगा देने की प्रतिभा। मास्टर चाल यान फेंगची का उपयोग नहीं करता। वह किसी मंत्र का उपयोग नहीं करता। वह एक बच्चे के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली हथियार का उपयोग करता है। वो गहरी सांस लेता है, उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वह एक जोरदार चीख निकालता है। प्रांत के दो सबसे खतरनाक किशोर बिजली की मार से बेहाल होकर पीछे हट जाते हैं। वे गोली और स्क्रॉल गिरा देते हैं और डर के मारे दरवाजे की ओर भागते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्होंने बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया है। बड़ा भाई, मुझे लगता है मैंने उसे सिरदर्द दे दिया, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तीसरी आवाज, दूसरा भाई, ये तुम्हारे कवच की खड़खड़ाहट थी, मैंने तुमसे कहा था। फिर सन्नाटा छा जाता है। दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। यान फेंग तुरंत रोना बंद कर देता है। वह अपने कालीन पर पड़े निषिद्ध स्क्रॉल और स्वर्ग विनाशकारी गोली को देखता है। यान फेंग, मन ही मन, अच्छा, वे चले गए, लेकिन अब मेरे बेडरूम में अवैध जादुई कलाकृतियों का ढेर लग गया है। अगर अत्याचारी अभी अंदर आ गया तो मुझे नजरअंदाज करने के बजाय फांसी दे दी जाएगी। बच्चा होना प्रवेश परीक्षा से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण है। यान फेंग आखिरकार अपने नए जीवन में ढल रहा था। हाँ, उसके भाई पागल हैं जो इस बात पर लड़ते हैं कि उसका डायपर कौन बदलेगा, लेकिन कम से कम वो सुरक्षित तो है। वो प्रतिभाहीन राजकुमार है, उससे किसी को कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मुरिम महल में शांति बहुत नाजुक चीज है। दृश्य अस्त व्यस्त है। बड़े भाई ने अपनी तलवार निकाल रखी है, मारने के लिए नहीं, बल्कि तलवार की सपाट सतह से दूसरे भाई को बच्चे के पालने से दूर रखने के लिए। दूसरा भाई मंद मंद नींद का मंत्र जप रहा है, मानो जादुई तरीके से बड़े भाई को बेहोश करने की कोशिश कर रहा हो। बड़ा भाई, मैंने तुमसे कहा था, उसे मेरी तलवारबाजी देखनी चाहिए, इससे चरित्र निर्माण होता है। दूसरा भाई, वह बच्चा है, तुम गंवार, उसे कविता और सुलेख की जरूरत है। हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर से बांधूंगा। अचानक No, I want to play with him today. I had him yesterday. Enough. अब गायब हो जाता है। उसे अपने सीने पर पहाड़ जैसा भारी बोझ महसूस हो रहा है। यान फेंग, मन ही मन, ये दबाव, ये वही है। बड़ा बॉस, अत्याचारी। पिताजी अंदर आते हैं। वे इस अव्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। वे अपने किशोर बेटों पर भी ध्यान नहीं देते, जो इस समय फर्श पर कुश्ती में उलझे हुए हैं। वे सीधे पालने की ओर बढ़ते हैं। उनकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी हैं और वे यान फेंग के नन्हे शरीर को घूर रहे हैं। अत्याचारी गहरी गूंजती हुई आवाज में, 3 महीने हो गए और अभी तक ची की एक चिंगारी भी नहीं। वंश का व्यर्थ उपयोग। भाइयों की प्रतिक्रिया। बड़ा और दूसरा भाई जम जाते हैं। पहली बार वे आपस में लड़ नहीं रहे हैं। वे दोनों जल्दी से खड़े होते हैं और इतना झुकते हैं कि उनके माथे जमीन से टकरा जाते हैं। बड़ा भाई कांपते हुए, पिताजी, वो तो बस देर से परिपक्व हुआ है, मैं उसे स्वयं प्रशिक्षित करूंगा। दूसरा भाई घबराते हुए, उसका दिमाग तेज है पिताजी,
मैंने उसे वो किताबों को घूरते हुए देखा है। अंतर्व्यथा अत्याचारी उपहास करता है। वह एक ऐसे हाथ से नीचे झुकता है जो एक चट्टान को भी कुचल सकता है। यान फिंग खुद को संभाल लेता है, ये सोचकर कि यह अंत है, लेकिन इसके बजाय पिताजी पालने में एक भारी काले लोहे का रोकन गिरा देते हैं। यह है भूत मंडप दर्रा, वह स्थान जहां उपेक्षित और कमजोर लोगों को मुख्य संप्रदाय से दूर रहने के लिए भेजा जाता है। तानाशाह, अगर वह हथियार नहीं बन सकता तो वो भूत ही रहेगा। सूर्यास्त से पहले उसे बाहरी चोटियों पर ले जाओ। परिणाम, तानाशाह जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी चला गया। कमरा शांत है। भाई काले प्रतीक को देखते हैं, फिर एक दूसरे को। वे दुखी नहीं है। उनकी आंखों में धीरे धीरे एक खतरनाक सुरक्षात्मक चमक आने लगती है। आवाज एक, यान फेंग अंदर से, रुको। बाहरी चोटियां, ये पहाड़ का सबसे शांत हिस्सा है। कोई पहरेदार नहीं, कोई प्रशिक्षण नहीं, बस पेड़ और सन्नाटा। मुझे यही तो चाहिए था। निर्वासन तो छुट्टी का ही दूसरा नाम है। बड़ा भाई, वे उसे छुपाना चाहते हैं। ठीक है, हम उस भूत मंडप को एक अभेद्य किले में बदल देंगे। दूसरा भाई, सहमत हूं। अगर दुनिया उससे मुंह मोड़ ले तो हम उसे एक बेहतर दुनिया दे देंगे। यान फेंग मन ही मन, रुको। नहीं दोस्तों, इसे किला मत बनाओ, मुझे सोने दो, निर्माण बंद करो। दिल की धड़कन के भारी लयबद्ध धड़कन, ये धीरे धीरे हल्की हवा की सरसराहट और दूर से आती हुई प्रशिक्षण तलवार की लकड़ी के खंभे से टकराने की खटखट की आवाज में घुल जाती है। यान फेंग का आंतरिक एकालाप समय एक अजीब चीज है जब आप ऐसे शरीर में फंसे होते हैं जो आपका नहीं है। 5 साल, यानी 1825 दिन एक नासमझ बच्चे होने का नाटक करते हुए। 1825 दिन मिट्टी और गीले गत्ते जैसे स्वाद वाली पिसी हुई आध्यात्मिक जड़ों को खाते हुए। अपने पिछले जन्म में मैं रसद का उस्ताद था, एक ऐसा व्यक्ति जो समझता था कि जानकारी ही एकमात्र सच्चा धन है। इस जन्म में मैं रेशम में लिपटा हुआ एक निराशा हूं, एक सरकते दरवाजे के खुलने की आवाज, एक धीमी सतर्क चरमराहट। यान फेंग, आंतरिक दरवाजा खुलता है। मुझे अपनी चित्र पुस्तिका से नजरें उठाने की भी जरूरत नहीं है, जो असल में संप्रदाय के अनाज कर का एक गुप्त बही खाता है, ये जानने के लिए कि कौन है। कमरे का वायु दाब गिर जाता है, तापमान ठंडा हो जाता है। मेरे पिता यान वंश के अत्याचारी आ गए हैं। वे चलते नहीं हैं, वे फिसलते हैं। उनकी ऊर्जा कमरे की ऑक्सीजन को भी दबा देती है। वे मुझे देखते हैं और मैं वो देख सकता हूँ, घृणा की वह झलक। उनके लिए मैं एक टूटी हुई तलवार हूं, एक कुंद तीर, एक स्वर्ग श्रेणी के रक्त का व्यर्थ उपयोग। वे मुझे एक ऐसे बच्चे के रूप में देखते हैं जो ऊर्जा का संचार नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता हूं जिसने सैन्य खर्च पर अत्यधिक कर्ज लिया है और जिसके पास कोई सेवानिवृत्ति योजना नहीं है। अत्याचारी गहरी गूंजती आवाज, 5 साल। यान फेंग, तुम्हारे भाई तुम्हारी उम्र में ही 12 नसों में ऊर्जा प्रवाहित कर रहे थे। वे निचले जंगलों में आत्मा भेड़ियों का शिकार कर रहे थे, वंश का गौरव बढ़ा रहे थे। और तुम यहां बैठे कागज पर स्याही को घूर रहे हो। तुम्हारी आंखें विद्वान जैसी हैं, पर शरीर किसान जैसा। तुम्हारी रगों में यान ज्वाला की एक चिंगारी भी नहीं जलती। तुम एक शून्य हो। यान फेंग आंतरिक, वह सही कह रहा है। मुझ में यान ज्वाला नहीं है। मुझे ज्वाला क्यों चाहिए? आग भस्म कर देती है, आग नष्ट कर देती है। मुझे पानी चाहिए, पानी बहता है, पानी अनुकूलन करता है, लेकिन मैं उसे यह नहीं बताता। मैं बस अपनी बड़ी भोली नीली आंखों से उसे देखता हूं और एक भ्रमित पिल्ले की तरह अपना सिर झुका लेता हूं। ये मेरी सबसे अच्छी रक्षा रणनीति है। इससे वो जल्दी चला जाता है। अत्याचारी, मैं अपने कुल की मुख्य शाखा पर प्रतिभाहीन होने का कलंक नहीं लगने दूंगा। बुजुर्ग बेचैन है, वे तुम्हारे भाइयों की प्रति। यान फेंग मनी मन, मेरे एक्साइल देश निकाला की घोषणा महल में सूखे जंगल की आग की तरह फैल गई। 1 घंटे के भीतर मेरा कमरा, जो 5 साल से मेरा एकमात्र घर था, एक सैन्य अभियान, मिलिट्री ऑपरेशन का केंद्र बन गया है। मेरे पिता के सेवक यहाँ से फर्नीचर हटाने आए हैं, पर 2 बहुत बड़े और बहुत शोर मचाने वाले बाधाओं, ऑब्स्टैकल्स ने उन्हें रोक रखा है। मेरे भाई, बड़े भैया, आंसू रोकते हुए, उस पालने क्रेडल को हाथ लगाया तो हाथ से धोना पड़ेगा। मुझे परवाह नहीं, भले खुद टायरन ने आदेश दिया हो। ये राजकुमार की संपत्ति है। तुम उसे एक बंजर जमीन वेस्टलैंड में भेज रहे हो और तुम उम्मीद करते हो कि वो मिट्टी पर सोएगा। मजले भैया बदहवास होकर, बड़े भैया हटिए, आप रोशनी रोक रहे हैं। मैं कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके जीवित रहने के लिए कौन सी पुस्तकें आवश्यक हैं। अगर उसे गोस्ट पवेलियन में रहना है तो उसके पास स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और लो लाइट एग्रीकल्चर के स्क्रोल्स होने ही चाहिए। यान फेंग, उनकी तरफ मत देखो। इन निष्ठुर कोल्ड दिलों को अपनी आत्मा स्पिरिट मत तोड़ने दो। यान फेंग, मन ही मन, मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं फर्श को देख रहा हूँ। विशेष रूप से स्पेसिफिकली मैं अपने बिस्तर के नीचे उस ढीले तख्ते को देख रहा हूँ। जब वो सेवकों को धमकी देने में व्यस्त हैं, तब मैं 5 साल का हूँ और अत्यंत छोटा हूँ।
इतना छोटा कि एक टूटी हुई हेयर पिन से बनाया गया एक छोटा लोहे का प्राई बार उस दरार में डाल सको। लोगों को लगता है कि बच्चे निर्दोष होते हैं। वो भूल जाते हैं कि जो बच्चा खेलता नहीं है उसके पास फर्श के तख्तों का निरीक्षण ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सा होता है। यानफेंग मन ही मन, ये रहा मेरा रिटायरमेंट फंड। पिछले 3 वर्षों में मैंने अपने भाइयों के जेब खर्च पर टैक्स लगाया है। कहीं एक गोल्ड कॉइन तो कहीं एक सिल्वर नगेट। उनके लिए ये बस चिल्लर है जो वो अभ्यास ट्रेनिंग के दौरान खो देते हैं। मेरे लिए ये रेड वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआती पूंजी स्टार्टअप कैपिटल है। मैं उस छोटे भारी रेशमी थैली को अपने नए हल्के बैंगनी स्कॉलर स्कॉलर वस्त्रों की गुप्त लाइनिंग में सरका देता हूँ। इसका भार सुकून देने वाला है। ये स्वतंत्रता फ्रीडम का भार है। बड़े भैया, यानफेंग, तुम इतने शांत क्यों हो? रो, चिल्लाओ। अगर तुम पर्याप्त शोर मचाओगे तो शायद पिता का हृदय परिवर्तन हो जाए। उन्हें अपना मेरिडियन शैटरिंग शोक दिखाओ। यानफेंग मन ही मन, मैं ऊपर देखता हूँ। बड़े भैया वास्तव में रो रहे हैं। एक ऐसा मनुष्य जो अपने माथे से एक चट्टान को तोड़ सकता है वो इसलिए सिसकियां ले रहा है क्योंकि उसका टैलेंटलेस छोटा भाई एक शांत पर्वत पर जा रहा है। ये टचिंग टचिंग है सच में, पर अत्यंत परेशान करने वाला भी। अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे हर दिन इनका झगड़ा देखना पड़ेगा। अगर मैं पीक्स पीक्स पर गया तो मुझे शांति मिलेगी। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। यान फेंग ऊंची आवाज में शांत और सपाट, भैया, रथ कैरेज इंतजार कर रहा है। उसमें कुशन्स कुशन्स है। मुझे कुशन्स पसंद है। चलिए। मजरे भैया, ये कितना वीर है। मृत्यु के सम्मुख होने पर भी ये कुशन्स के बारे में सोच रहा है। ऐसा ऐसा धैर्य, स्टोइसिज्म। ये एक सच्चा दार्शनिक फिलोसोफर है। सीन शुरू होते हुए यानफेंग मन ही मन। लोग अक्सर यात्रा को एक काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं। वे भव्य नज़ारों और हवा में लहराते बालों की कल्पना करते हैं। वे भूल जाते हैं कि उस समय तक रथों में सस्पेंशन सिस्टम का आविष्कार नहीं हुआ था। इस पहाड़ी रास्ते का हर छोटा पत्थर मेरी रीढ़ की हड्डी पर सीधा हमला कर रहा है। अगर मैं सचमुच 5 साल का होता तो अब तक उल्टी कर रहा होता। इसके बजाय मैं एकदम शांत बैठा हूँ। उस एक रेशमी तकिए पर टिका हुआ हूँ जिसे बड़े भैया ने पहरेदारों से छिपाकर अंदर रखवाया था। यान फेंग मन ही मन, मैं मखमली पर्दे को बस 1 इंच हटाता हूँ। मेरे भाई मेरे साथ रथ में नहीं है। अत्याचारी ने उन्हें भूत को सांत्वना देने से मना किया है। तो अपनी हद से ज्यादा मार्शल आर्ट के दीवाने होने के नाते वे खड़ी चट्टान पर रथ के साथ साथ दौड़ रहे हैं। बड़े भैया सचमुच एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगा रहे हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव साफ झलक रहा है। दूसरा भाई किसी खास फुर्तीली तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एक लेख को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सचमुच हवा में तैर रहे हैं। बड़े भैया खिड़की से चिल्लाते हुए, डरो मत छोटे भाई। अगर किसी पहाड़ी बाघ ने इस रथ की तरफ देखने की हिम्मत की तो पलक झपकते ही मैं उसे कालीन बना दूंगा। हम तुम्हारी ढाल हैं, हम तुम्हारा भाला है। दूसरा भाई भी चिल्लाते हुए, यान फेंग, चट्टानों को देखो, हम नीले कोहरे वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की नमी आध्यात्मिक मशरूम उगाने के लिए एकदम सही है। मैंने नमी का स्तर पहले ही नाप लिया है। तुम भूखे नहीं मरोगे। मैं तुम्हें नुस्खे भेजूंगा। यान फेंग अंदर ही अंदर मैं पर्दा गिरा देता हूँ। उनका प्यार बहुत मेहनत का काम है। अब मैं अपना ध्यान हाथ में पकड़े भूत मंडप के पास पर केंद्रित करता हूँ। यह ठंडे काले लोहे का बना है। संप्रदाय के लिए यह शर्म की बात है। मेरे लिए यह प्रांत के इकलौते कर मुक्त ठिकाने का वीआईपी पास है। मैं पुस्तकालय से याद किए गए बाहरी चोटियों के नक्शे की कल्पना करने लगता हूँ। 3 मुख्य प्रवेश द्वार, एक प्राकृतिक झरना और एक घाटी जो सर्दियों में भी गर्मी रोके रखती है। ये सिर्फ छिपने की जगह नहीं है, ये एक केंद्र बनाने की जगह है। अगर मैं इस भूत क्षेत्र से होकर गुजरने वाले व्यापार को नियंत्रित कर सकूं तो मुझे तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तलवारें बनाने वाली भट्टी मेरी होगी। यान फेंग मन ही मन, बहुत खूब। धुरी चीख रही है, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं हवा बदल जाती है। यान महल की भारी घुटन भरी ऊर्जा फीकी पड़ रही है। उसकी जगह चीड़ और गीले पत्थर की खुशबू आ रही है। 5 साल में पहली बार मैं बिना किसी के सीने पर पैर रखे सांस ले पा रहा हूँ। ये रेड वर्ल्ड कंपनी की शुरुआत है। यानफेंग मन ही मन। कैरेज रुक गई। मैं बाहर निकला, ये सोचकर कि एक शांत और सुंदर सा पवेलियन होगा। इसके बजाय मैं घोस्ट पवेलियन को घूर रहा हूँ, जो साफ तौर पर एक हॉन्टेड हाउस का शरीफ नाम है जिसे देखकर भूत भी डिप्रेस हो जाए। ये एक 3 मंजिला घोस्ट पवेलियन है जो 5 डिग्री के खतरनाक एंगल पर झुका हुआ है और सिर्फ पुराने मकड़ी के जालों और जिद के भरोसे टिका है। मेरे भाई, जो 5 मिनट पहले पहाड़ियों पर उछल कूद कर रहे थे, अब जम गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने किसी मासूम कुत्ते के बच्चे को ज्वालामुखी में गिरते देख लिया हो। बड़े भैया, गहरी दर्द भरी चीख। नहीं, पिताजी सच में पागल हो गए हैं। ये कोई पवेलियन नहीं है,
ये एक कब्र है। यान फेंग, उस पोज पर कदम मत रखना। मुझे दीमक दिख रहे हैं, उनकी आंखें लाल चमक रही हैं। यहाँ के कीड़े मकोड़ों ने भी डेमोनिक आर्ट्स सीख ली हैं। दूसरा भाई, हाफते हुए, मैं मेरी सांस रुक रही है। यहाँ का फेंग शुई एक डिजास्टर है। सामने का दरवाजा नॉर्थ स्टार की तरफ है और पिछली खिड़की कब्रिस्तान की तरफ। ये बुरी किस्मत का एक लिटिल फनल फनल है। यान फेंग, पीछे रहो। मैं इसे ठीक करने के लिए फिजिक्स के सारे नियम फिर से लिख दूंगा। बस मुझे मुझे एक दशक का समय दो। यान फेंग, मन ही मन मैं उन्हें इग्नोर करता हूं और दरवाजे की तरफ बढ़ता हूं। मेरे बूट स्काई में धंस रहे हैं। एक आम इंसान के लिए ये जगह एक नाइटमेयर है। मेरे लिए ये एक टैक्स फ्री किला है। ब्लैक स्पिरिट वुड की उन मोटी दीवारों को देखो, बाहर से सड़ रही हैं माना, पर वह लकड़ी स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। एक प्राइवेट ऑफिस के इंसुलेशन के लिए ये परफेक्ट है। और वह हॉन्टेड कब्रिस्तान, उसे कहते हैं जीरो नेबिस। क्या तुम्हें पता है कि एक शांत कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी होती है? एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई लगातार तुम्हारे खानदान का विनाश हो चिल्ला रहा है, ये अनमोल है। घोस्ट नैनी, खरखराती हुई सूखी आवाज। तो वेस्ट आ गया। मैं नैनी गुई हूँ। मुझे 30 साल पहले यहाँ शांति से मरने के लिए भेजा गया था। अब मुझे एक ब्रैड ब्रैड का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुमने मेरे टी सेट को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें पहाड़ी बकरियों को खिला दूंगी। यान फेंग, मन ही मन, ये परफेक्ट है। ये चिड़चिड़ी है, पुरानी है, और साफ है कि इन्हें सेक्ट के रूल्स की कोई परवाह नहीं है। मैं उन्हें देखता हूँ, फिर अपने भाइयों को जो फिलहाल मिट्टी को अपनी कड़ी से ब्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उनका यहाँ से जाना ज़रूरी है ताकि मैं रिनोवेशन शुरू कर सकूं। यान फेंग, ऊंची आवाज में, सपाट तरीके से, नानी गुई, छत टपक रही है। मेरे भाई रो रहे हैं। क्या आपके पास चाय है? मुझे फ्लोर प्लान डिस्कस करना है। यान फेंग, मन ही मन, रेड वर्ल्ड अपने आप नहीं बनने वाली। मेरी आस्तीन स्लीव में सोना है, पीठ पीछे एक घोस्ट पवेलियन और एक ऐसी नैनी जो सबसे नफरत करती है। मेरी नई जिंदगी का यह सबसे बेहतरीन दिन है। यान फेंग, मन ही मन, मैं घोस्ट पवेलियन के गलियारे में 3 कदम रखता हूं और मेरी आंतरिक आर्किटेक्ट की आंख फड़कने लगती है। कुछ तो गड़बड़ है। बाहर से यह इमारत ऐसी दिखती है जैसे इसे किसी डिप्रेस तांत्रिक ने कम बजट में बनाया हो, लेकिन अंदर की बनावट वह मेल नहीं खाती। मुझे कोने में एक मकड़ी का जाला दिखता है जो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर थरथरा रहा है जिससे लगता है कि वह रेशम का नहीं बल्कि कच्चे क्री ची का बना है। ज्यादातर लोग, जैसे मेरे भाई जो बाहर कीचड़ में घेरा बना रहे हैं, इसे एक डरावना खंडहर समझेंगे, लेकिन मैंने अपनी पिछली जिंदगी सप्लाई चेन की विसंगतियों का विश्लेषण करने में बिताई है। और ये एक स्थानिक विसंगति, स्पेशल एनोमली है। यानफेंग, मन ही मन, मैं रुक जाता हूँ। मैं सीधे नैनी गुई की ओर देखता हूँ। वह अभी भी अपनी झुर्रीदार त्वचा और झाड़ू के साथ वहीं खड़ी है, किसी ऐसी किशमिश की तरह जो एक सदी से धूप में छोड़ दी गई हो। लेकिन जब मैं उसके पार दीवार पर पड़ने वाली उसकी परछाई को देखता हूं, तो परछाई झुकी हुई नहीं है। परछाई लंबी है। परछाई सुंदर है। परछाई के बाल ऐसे हैं जो रेशम की नदी की तरह बह रहे हैं। यान फेंग, मन ही मन, रुको, 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 रुको। मैंने इसके बारे में गुमनाम मार्शल आर्ट्स वाले हिस्से में पढ़ा है। एक इल्यूजन अरे, एक हाई लेवल ग्रेड 7 छिपाने वाला मंत्र। एक बेकार समझे जाने वाले पैगोडा में ऐसा मंत्र क्यों होगा जिसकी कीमत टायरेंट के मुख्य सिंहासन से भी ज्यादा है? या तो नैनी गुई एक गुप्त मास्टर है, या ये जगह कोई जेल नहीं बल्कि एक सेफ हाउस है। यान फेंग, ऊंची आवाज में, सपाट तरीके से, नैनी, आप ग्लिच ग्लिच कर रही हैं। मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल हैं और आपकी परछाई आपसे लगभग 3 फीट लंबी है। आप ये नाटक बंद कर सकती हैं। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक आरामदायक डेस्क लगाने आया हूँ। नैनी गुई, वाक्य के बीच में आवाज बदलते हुए, अच्छा, तो तुम एक शरारती छोटे वेस्ट हो। ज्यादातर वयस्क मेरे विदर्ड रोज मंत्र को तब भी नहीं देख पाते अगर मैं उन्हें इससे मारूं। एक 5 साल का बच्चा जिसके पास जीरो की है, वह सच कैसे देख सकता है? यान खेंग, मन ही मन, ये बदलाव सिर चकरा देने वाला है। सड़ी हुई भूरी लकड़ी चमकते हुए सफेद स्पिरिट स्टोन में बदल जाती है। फर्श पर मौजूद खून के धब्बे चांदी से उकेरे गए जटिल फूलों के पैटर्न में बदल जाते हैं। डरावना पैगोडा कोई कब्र नहीं है, यह एक हाईटेक आधुनिक स्वर्ग है। लेकिन सबसे बड़ा नवीनीकरण मेरे ठीक सामने खड़ा है। यानफिंग, मन ही मन, वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी है। वहां एक ऐसी महिला खड़ी है जो किसी टॉप 10 अमर सुंदरियों की मैगजीन के कवर से सीधे बाहर आई लगती है। वो लंबी है। उसने गहरे नीले रंग के विद्वान स्कॉलर वस्त्र पहने हैं जो उस पर बहुत जंच रहे हैं, और वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई पहेली हूं जिसे वो सुलझाना चाहती है। मेरा दिल थोड़ा धड़कता है, जो कि झुंझलाहट भरा है, क्योंकि मैं जैविक रूप से 5 साल का हूं और मुझे परवाह नहीं होनी चाहिए। नैनी गुई,
अब युवा और खतरनाक आवाज में, मेरा नाम अभी भी गुई है, लेकिन मैं कोई नैनी नहीं हूँ। मैं घोस्ट पवेलियन की वार्डन वार्डन हूँ। और चूंकि तुमने मेरा पर्दा हटा दिया है छोटे राजकुमार, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। तुम मेरा रहस्य रख सकते हो और ऐशो आराम से जी सकते हो, या मैं तुम्हारी इन नीली आंखों को अपने बगीचे के लिए सजावटी कंचे बना सकती हूँ। यान फेंग मन ही मन मैं उसे देखता हूँ। फिर मैं असली हवेली की खूबसूरत चिकनी सफ़ेद दीवारों को देखता हूँ। ये उस जापानी मिनिमलिस्ट स्टाइल से भी बेहतर है जो मैं चाहता था। ये पहले से बना बनाया है, ये साफ है, ये शांत है। यान फेंग ऊंची आवाज में, मैं ऐशो आराम चुनता हूँ। यान फेंग मन ही मन, घोस्ट पवेलियन एक झूठ था। एक खूबसूरत, महंगा, ग्रेड 7 झूठ। जैसे ही मैं नई नैनी गुई के पीछे चलता हूँ, जो इस समय ऐसी शालीनता के साथ चल रही हैं जिससे लगता है कि वह रेशम के रिबन से मेरा सिर काट सकती हैं, माहौल बदलने लगता है। अब हम किसी सड़ते हुए पैगोडा में नहीं हैं, हम स्पिरिट स्टोन और वाइट सिडर से बने एक मॉड्यूलर मास्टरपीस में हैं। दीवारें चिकनी हैं, छूने में ठंडी हैं, और उनमें एक हल्की नीली रोशनी धड़क रही है जो मेरे कदमों का पीछा करती है। ये साल 1200 में मोशन सेंसर लाइटिंग है। ये कोई जेल नहीं है, ये एक अरबपति का बंकर है। मैनी गुई जवान और खतरनाक आवाज, अपना मुंह बंद करो छोटे राजकुमार, स्पिरिट मक्खियां घुस जाएंगी। ये क्लाउड रेस्ट पवेलियन है। इसे एक पागल वास्तुकार ने बनाया था जो एक ऐसा घर चाहता था जो पहाड़ों के साथ सांस ले सके। टायरन को लगता है कि यह एक खंडर है क्योंकि मैंने उसे ऐसा यकीन दिलाया है। दुनिया के लिए ये कब्रिस्तान है, हमारे लिए ये पूरे प्रांत में अकेली ऐसी जगह है जहां कोई सुनने वाला कान नहीं है। यान फिंक मन ही मन, हम दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। मेरा जबड़ा सिर्फ खुलता नहीं है, अलग हो जाता है। पूरी मंजिल एक ओपन कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी है, पर अलमारियां दीवारों से जुड़ी नहीं है। वे मैग्नेटिक नहीं कि रिपल्शन डिस्क पर तैर रही हैं। मैं एक उंगली से हजारों स्क्रॉल हिला सकता हूँ। कमरे के बीच में एक बड़ा गोलाकार झरोखा है जहां से झरना दिखता है। कांच, असली कांच नहीं है, ये फ्रॉस्ट आइस की एक पतली शीट है जो पारदर्शी रहती है पर 100% हवा रोकती है। ये डबल पेंड इंसुलेशन है। यान फेंग ऊंची आवाज में, इस कमरे की थर्मल एफिशिएंसी कमाल की है, पर डेस्क ये सब गलत है। ये बहुत ऊंची है। मैं 5 साल का हूँ, मुझे एक एडजस्टेबल हाइट वाली एल शेप्ड वर्कस्टेशन चाहिए जिसमें स्क्रॉल रैक इनबिल्ट हो और मेरे सोने के लिए एक गुप्त कंपार्टमेंट हो। मैनी गुई रुकते हुए पीछे मुड़कर देखते हुए, एडजस्टेबल हाइट? तुम सच में एक अजीब जीव हो। तुम प्राचीन इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस देखते हो और तुम्हारा पहला ख्याल एक डेस्क है। ज्यादातर लोग छिपे हुए हथियारों के रैक या जहरीली गैस वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में पूछते। यान फेंग मन ही मन, मैं जहरीली गैस की परवाह क्यों करूं? मैं इतना अमीर बनने की प्लानिंग कर रहा हूं कि मेरे दुश्मन गैस अफोर्ड ही ना कर पाए। हम पवेलियन के पिछले हिस्से में जाते हैं। दरवाजे स्लाइडिंग हैं, एकदम जापानी स्टाइल, पर मकड़ी के रेशम से मजबूत किए गए पारभासी राइस पेपर से बने हैं। वे बिना किसी आवाज के फिसलते हैं। उनके पीछे वेट रूम है। एक प्राकृतिक गर्म झरने को खोखले बांस के पाइपों के जरिए मोड़ दिया गया है। ये एक शावर है, एक लिटरल हाई प्रेशर हीटेड शावर। यानफिंग मन ही मन, मैं पानी के पाइपों को देखता हूँ, मैं बाहर के झरने की ऊंचाई को देखता हूँ। ग्रेविटी फेड प्रेशर कम से कम 40 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। अगर मैं कुछ और बांस के लूप जोड़ दूं, थोड़ी और ढलान और घर्षण कम करने के लिए कुछ पॉलिश्ड स्पिरिट वुड, तो मेरे पास सिर्फ एक शावर नहीं है, मेरे पास एक थीम पार्क है। मेरे भाई फिलहाल बाहर मुझे खंडहार से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं एक हॉट वार्डन के साथ एक 5 स्टार रिसॉर्ट में रहने वाला हूँ। यानफिंग ऊंची आवाज में, नैनी गुई, मुझे 300 और बांस के तने, एक गैलन ट्री सैप रेजिन और आउटर सिटी का सबसे बोर कारीगर चाहिए। हम यहाँ सिर्फ रहने नहीं वाले हैं, हम मुरीम लाइफस्टाइल को डिसरप्ट करने वाले हैं। यानफेंग मन ही मन, मैंने आधिकारिक तौर पर इस दुनिया में अपनी पहली बड़ी बाधा का सामना किया है। ये कोई प्रतिद्वंद्वी सेक्ट नहीं है, ये कोई कातिल नहीं है, ये यहाँ की स्थानीय शिक्षा प्रणाली है। मैंने पिछला 1 घंटा एक कैंटिलीवर डेस्क की स्ट्रक्चरल लोड बेयरिंग जरूरतों को समझाने में बिताया। मेरे दिमाग में ये भौतिकी का एक साधारण मामला है, पर इस कागज पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी प्राचीन राक्षस को बुलाने का मंत्र लिख रहा हूं। यान फेंग ऊंची आवाज में, मास्टर कारपेंटर कृपया इस डायग्राम को देखिए। अगर सपोर्ट ब्रैकेट का एंगल थीटा बैकस्लैश थीटा 5 डिग्री भी इधर उधर हुआ तो टॉर्क दीवार से स्पिरिट स्टोन को उखाड़ देगा। हमें लकड़ी के घनत्व को जोड़ना होगा। देखिए बैकस्लैश इंटेक्स डीएक्स, ये सिर्फ बुनियादी कैलकुलस है। मास्टर क्राफ्ट्समैन, नन्हे राजकुमार, मैं आपसे विनती करता हूँ, इन तबाही के त्रिकोणों को बनाना बंद करें। मेरा मुख्य शागिर्द पहले से ही कांप रहा है। क्या क्या कैलकुलस कोई प्रतिबंधित डेमोनिक कला है?
हम बस बड़ी लकड़ी को छोटी लकड़ी के ऊपर रखते हैं और पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं कि हवा बहुत तेज ना चले। आप कर्स और इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। मेरा दिमाग ऐसा महसूस कर रहा है जैसे इसे किसी आध्यात्मिक नाग ने जकड़ लिया हो। यानफिंग, मन ही मन मैं अपने ब्लूप्रिंट को देखता हूँ। ये डेरिवेटिव्स, ज्यामितीय प्रमाणों और इतनी ट्रिग्नोमेट्री से भरा है कि एक कॉलेज प्रोफेसर भी रो दे। मैं कारीगरों को देखता हूँ। वे ऐसे लग रहे हैं जैसे कागज के फटने का इंतजार कर रहे हों। मैं एक अबैकस की लड़ाई में सुपर कंप्यूटर ले आया हूँ। अगर मैंने ये जारी रखा तो वे भाग जाएंगे और टायरेंट को बताएंगे कि मैं कोई जादूगर हूँ। यानफिंग, मन ही मन मैं आ भरता हूँ और कागज को मरोड़ देता हूँ। मुझे एहसास होता है कि मैं उन्हें क्यों नहीं सिखा सकता। इन लोगों ने 40 साल वाइब्स और परंपरा के भरोसे पैगोडा बनाने में बिताए हैं। अगर मुझे अपना आधुनिक घर चाहिए तो मुझे उनकी भाषा बोलनी होगी, जिसमें जाहिर तौर पर शून्य गणित और बहुत सारा इशारा करना शामिल है। यानफिंग ऊंची आवाज में, ठीक है, स्क्रॉल भूल जाओ, गणित भूल जाओ, मेरे हाथ को देखो। मैं चाहता हूं कि डेस्क दीवार से ऐसे बाहर निकले, कोई पैर नहीं। अगर ये गिरा तो मैं फर्श के पैसे भरूंगा। और हवेली के पीछे वाला पुल, मैं चाहता हूं कि उसमें ये घुमावदार ड्रैगन टेल जैसे आकार हो। हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में मत पूछो, बस वहां छेद खोलो जहां मैं मिट्टी पर निशान लगाऊंगा। मास्टर क्राफ्ट्समैन, ओह, एक तैरती हुई शेल्फ, वैसी ही जैसी सम्राट के बगीचे में है। आपने पहले क्यों नहीं कहा? हमें उसके लिए किसी ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। हमें बस एक अच्छी लोहे शाबलूत की खूंटी चाहिए। और पुल अजीब आकार है, पर मैं इसे बना सकता हूँ। यह किसी जल आत्मा के खेल के मैदान जैसा लग रहा है। यानफिंग, मन ही मन, ये स्प्लैश जोन में 40 फीट की सीधी गिरावट है। पर ठीक है, जल आत्मा के खेल के मैदान के साथ ही चलते हैं। जैसे ही वे लकड़ी के प्रकारों पर चर्चा शुरू करते हैं, मैं नैनी गुई को देखता हूँ। वह खंबे से टिकी हुई मुझे एक मुस्कुराहट के साथ देख रही है। वो जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो जानती है कि 5 साल का बच्चा जो झरने की गुहाओं को समझता है, वो हजारों तलवारों वाले योद्धा से भी ज्यादा खतरनाक है। यान फेंग, मन ही मन, लेकिन इस चर्चा ने मेरे दिमाग में एक नया बीज बो दिया है। अगर प्रांत के सबसे अच्छे कारीगरों को धागे के बिना समकोण निकालना नहीं आता, तो मेरा व्यापारिक साम्राज्य ढह जाएगा। मुझे इंजीनियरों की जरूरत होगी। मुझे ऐसे मुनीमों की जरूरत होगी जो लॉन्ग डिवीजन को कोई श्राप न समझें। मुझे एक स्कूल खोलना होगा। यानफिंग ऊंची आवाज में, नाइनी गुई, एक बार डेस्क लग जाए तो हमें एक बड़े बैकबोर्ड की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं स्थानीय संघों के लिए कंसल्टिंग शुरू करूं। आखिर ज्ञान ही दुनिया का सबसे लाभदायक निर्यात है। दृश्य विलासिता का बुनियादी ढांचा। यानफिंग, ये बदलाव थोड़ा अजीब है। मेरा दिमाग, जो पिछली जिंदगी में जटिल रसद और ऊंचे दांव वाले हिसाब किताब का आदी था, उसे अब अपनी रफ्तार धीमी करनी होगी। एक प्रेतवाधित बंजर भूमि से अचानक इस मॉड्यूलर स्वर्ग में आना चौंकाने वाला है। 5 साल तक मैं यही सोच रहा था कि मैं एक साधारण खंडहर में रह रहा हूँ, लेकिन अब पता चला कि मैं एक स्थानिक रूप से विकृत न्यूनतम कृति में कैद था। भ्रम मिट चुका है, धूल गायब हो चुकी है, और यह शांति सोने जैसी कीमती है। नैनी गुई फिलहाल फर्श से 3 इंच ऊपर तैर रही है और मुझे ऐसी नज़र से देख रही है जैसे उसे मेरी खाल उधेड़ने में मजा आएगा, बस ये देखने के लिए कि क्या मेरी हड्डियां भी नीले पत्थर की बनी हैं। उसे लगता है कि उसने मुझे विलासिता में फंसा लिया है। उसे लगता है कि उसने इस बेकार राजकुमार को पालतू बना लिया है। उसे नहीं पता कि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उस कंपनी के लिए सप्लाई चेन संभाली थी, जिसने 1 साल में पूरे शहर खड़े कर दिए थे। विलासिता कोई जाल नहीं है, ये एक संसाधन है। पहला कदम, मूल्यांकन। दूसरा कदम, अनुकूलन। मुझे जादू की जरूरत नहीं है और निश्चित रूप से तलवार की भी नहीं। मुझे बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इस मंडप का ढांचा तो कुशल है, लेकिन इसके अंदर की चीजें अधूरी हैं। मुझे एक कार्यस्थल चाहिए, एक कमांड सेंटर। मैं पॉलिश किए हुए सफेद पत्थर के फर्श को देखता हूँ और उन रेखाओं को समझता हूँ जहां मॉड्यूल आपस में जुड़ते हैं। मेरा यह अनोखा स्क्रॉल, जिसे मैंने अब तक अपनी जान से बढ़कर छुपा कर रखा है, वही चाबी है। इस पर लिखे चिन्ह केवल रहस्यमयी नहीं हैं, वे योजनाबद्ध हैं। वे मेरी पिछली जिंदगी के आधारभूत एल्गोरिदम हैं, जिन्हें इस जादुई कागज पर उतारा गया है। मैं अपने दिमाग को कमांड सेंटर की कल्पना पर केंद्रित करता हूँ, सिर्फ एक मेज नहीं, एक कमांड नोड। मुझे एर्गोनॉमिक सटीकता चाहिए। एक एल आकार का विन्यास, ऊंचाई ऐसी कि बैठने से लेकर खड़े होने तक हर 3 सेंटीमीटर पर सेट की जा सके। इसमें अंदर ही बनी हुई रैक होनी चाहिए जो दस्तावेज ए को दस्तावेज बी से जोड़ सके, और एक गुप्त दराज जो मुख्य बीम के अंदर धंसी हो और एक भ्रम के अंदर दूसरे भ्रम से सुरक्षित हो। मुझे मुख्य डेस्क मॉड्यूल ठीक उस जगह चाहिए जहां सूर्यास्त की रोशनी दीवार पर 45 डिग्री के कोण पर पड़ती हो। प्राकृतिक रोशनी का सही इस्तेमाल उत्पादकता को 60% बढ़ा देता है। पूर्णता, लकड़ी बेदाग है, इतनी पॉलिश की हुई कि बाहर के झरने की रोशनी उसमें झलक रही है। इसके किनारे सुरक्षित बनाए गए हैं ताकि चोट न लगे।
ये एल आकार 35% ज़्यादा जगह देता है। ये मेज़ किसी भी गणितीय समीकरण से ज़्यादा सटीक है। बाहरी शहर के कारीगर इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। वे अंदाजे से बनाते हैं, मैं प्रोटोकॉल से बनाता हूँ। यही मेरी असली साधना है। मेरी नाड़ियों में की नहीं, बल्कि मेरा दिमाग कार्यकुशलता से भरा हुआ है। बुनियादी ढांचा केवल काम की जगह तक सीमित नहीं होना चाहिए, इंसानी ज़रूरतों को भी बेहतर बनाना होगा। इस जिंदगी में मुझ पर बहुत पाबंदियां रही हैं। उबली हुई जड़ें, सख्त बिस्तर, धूल भरे फर्श। मैं जैविक रूप से 5 साल का हूं, लेकिन मानसिक रूप से मैं और दुख सहने को तैयार नहीं हूं। मेरी पिछली जिंदगी का रहन सहन का स्तर बहुत ऊंचा था। मैं उसे यहाँ फिर से बनाना चाहता हूँ, बिना पत्थर तोड़े या ड्रैगन से बात करना सीखे। नैनी गुई, ध्यान से देखो। मुझे नौकर की नहीं, बल्कि एक रसद संचालक की जरूरत है। इस भवन के स्वामी के रूप में मेरा पहला आदेश सरल है। रहने के बुनियादी ढांचे को आराम के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। मेरे सोने की मौजूदा व्यवस्था नाकाफी है। मुझे एक बिस्तर चाहिए, एक असली बिस्तर। मैं चाहता हूं कि भवन का ढांचा खुद को बदलकर एक ऊंचे 30 सेंटीमीटर प्लेटफॉर्म का रूप ले ले। मैं चाहता हूं कि ये पॉलिश किए हुए आयरन ओक से बना हो और पत्थर के खंभों से मजबूत किया गया हो। और बिस्तर का सामान, वो साधारण कपास नहीं हो सकता। वो इनरसेट की दुर्लभ क्लाउड शीप से ली गई प्रीमियम स्पिरिट वूल होनी चाहिए। मुझे इसमें मेमोरी फोम जैसा आराम चाहिए। ऊन को साफ करके बिल्कुल 20 सेंटीमीटर की गहराई तक बिछाया जाना चाहिए। आराम से बीती हर रात मेरे दिमाग की काम करने की क्षमता को 12% बढ़ा देती है। मैं अनुमति नहीं मांग रहा हूं नैनी गुई। मैं सप्लाई चेन मैनेजर को निर्देश दे रहा हूं। अब से यही तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी है। लेकिन बिस्तर और मेज तो सिर्फ आधी लड़ाई है। इस वातावरण का एक बहुत बड़ा थर्मल फायदा है, जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ। वो झरना, वो पीछे के गर्म चश्मे को पानी देता है। वो पानी गर्म है, वो खनिज से भरपूर है। सेक्ट के लिए ये एक पवित्र स्नान स्थल है। मेरे लिए ये एक हॉट वाटर हीटर है। मैं अपने ब्लू स्क्रॉल के नक्शे को गर्म चश्मे पर केंद्रित करता हूँ। मैं एक बदलाव की कल्पना करता हूँ, एक साधारण गुरुत्वाकर्षण आधारित प्रणाली। मुझे पॉलिश की हुई बांस की पाइपें चाहिए, जो राल से मजबूत की गई हों। वे मुख्य कुंड से निकलकर मंडप के खंभों के सहारे इस कमरे तक आएंगी। यहाँ इस कोने में मैं एक शॉवर चाहता हूँ, एक असली उच्च दबाव गर्म पानी वाला शॉवर। मैं चाहता हूं कि बांस के पाइप्स को ऐसे डिजाइन किया जाए कि 40 फीट की ऊंचाई से पानी गिरकर अधिकतम दबाव पैदा करे। इसका शॉवर हेड चिकनी स्पिरिट वुड से बना होना चाहिए ताकि घर्षण कम हो। यह सरल इंजीनियरिंग है। मुझे पानी गर्म करने के लिए जादू की जरूरत नहीं है। पहाड़ मुझे वो मुफ्त में दे रहा है। मुझे बस उसे सही दिशा देनी है। और लगे हाथ एक दूसरी लाइन ठंडे मॉड्यूल की ओर भी मोड़ दो। गर्मियों के लिए सुधार हर मौसम के लिए होना चाहिए। मैनी गुई, एक खास कार्यस्थल, तालाब के पास अजीब आकार, एक खास मेज, मुलायम ऊन, एक उत्कृष्ट कृति। ये बच्चा 5 साल का है। इसके पास कोई की नहीं है, इसमें कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन ये गणना की भाषा बोलता है। ये अनुकूलन की बात करता है। ये कौन सा वर्जित जादू है? क्या ये बांस को शापित करने की कोशिश कर रहा है? मैंने इसे किताबों और बही खानों को घूरते देखा है, और अब इसने एक ब्रश के इशारे से किले जैसी मजबूत मेज खड़ी कर दी। इसकी आंखें नीली इसलिए हैं क्योंकि उनमें हिसाब किताब भरा है। यानफेंग, वह उलझन में है, वह डरी हुई है। बेहतरीन। उसे लगता है कि मैं किसी वर्जित ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसे नहीं पता कि मैं सिर्फ विज्ञान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ के लोग पहाड़ों पर मुक्के मारते हैं और आसमान की ओर चिल्लाते हैं। मैं गुरुत्वाकर्षण को वश में करता हूँ। जब मेरे भाई बाहर कीचड़ में नमक छिड़क रहे हैं, मैं पूर्ण आर्थिक प्रभुत्व के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा हूँ। बुनियादी ढांचा, यही मेरी असली प्रतिभा है। मेरी पिछली जिंदगी में मैं भौतिकी के नियमों से बंधा था। इस जिंदगी में वे नियम सिर्फ सुझाव मात्र हैं। अगर मैं एक सोच से इमारत के हिस्सों को हिला सकता हूं, तो मैं किसी भी चीज को बेहतर बना सकता हूं। अगर मैं बांस से गर्म चश्मे का रास्ता बदल सकता हूं, तो मैं व्यापार की धारा भी बदल सकता हूं। रेड वॉल ट्रेडिंग कंपनी यहीं से शुरू होती है, किसी सेना या पंथ से नहीं, बल्कि एक आरामदायक बिस्तर, एक बेहतरीन मेज और एक अच्छे शॉवर से। जीवन स्तर सुधारने का अभियान अब शुरू होता है। देश निकाला वाकई मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा बिजनेस फैसला है। ये रेड वर्ल्ड खुद ब खुद नहीं बनेगा। ये पैनल यानफंग की उस ऐशो आराम वाली जिंदगी का एक बेहतरीन नज़ारा है, जो किसी भी कल्टिवेशन की मुश्किल राह को मजाक बना देती है। यहाँ कहानी सिर्फ ऊन वुल मंगवाने की नहीं है, बल्कि उस रुतबे और जिद की है जो यानफंग को बाकी किरदारों से अलग खड़ा करती है। द रॉयल ऑर्डर, द इंट्रोडक्शन सीन की शुरुआत एक शानदार रथ से होती है। यानफंग अंदर बैठा है, लेकिन वो खुश नहीं है। उसके सामने दो नौकर थर थर कांप रहे हैं। वो कहते हैं, मालिक, हमने सबसे बेहतरीन रेशम सिल्क का इस्तेमाल किया है, लेकिन यानफंग के लिए बेहतरीन काफी नहीं है। वो चिढ़कर कहता है कि ये रेशम तो आम लोगों के लिए है। उसकी पीठ एक्सेप्टेबल से कहीं ज्यादा डिजर्व करती है। यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो उन्हें आदेश देता है,
नेब्यूला पीक्स पर एक पूरी पलटन भेजो। उसे साधारण भेड़ का ऊन नहीं चाहिए, उसे चाहिए रेनबो मेन्ड मिस्टिकल शीप के पेट के नीचे वाला सबसे मुलायम ऊन। द डिमांडिंग गॉड, द एक्सपेंशन। सोचिए, एक ऐसी भेड़ जो बादलों के बीच रहती है, जिसका ऊन इंद्रधनुष की तरह चमकता है। यानफंग का दिमाग सिर्फ विलासिता, लग्जरी में चलता है। वो नौकरों को साफ कह देता है कि चाहे इसके लिए किसी सेक्ट को पैसे देने पड़े या उनसे युद्ध करना पड़े, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी जिद की हद तो देखिए। वो कहता है कि ऊन को सिर्फ पूर्णिमा, फुल मून की रात को ही काटा जाना चाहिए, क्योंकि वही वो वक्त होता है जब चीज सॉफ्टनेस अपने चरम पर होती है। ये दिखाता है कि यानफंग कोई मामूली इंसान नहीं है। उसे पता है कि कुदरत की ताकतों का इस्तेमाल अपनी सुख सुविधा के लिए कैसे करना है। वो खुद से कहता है, अगर मुझे एक विलेन का भाई बनना ही है, तो क्यों न मैं एक भगवान की तरह कपड़े पहनूं? द अल्टीमेट थ्रेट, द कॉमेडी और टेरर। जैसे ही वह रथ से एक कीमती पत्थर, जेम, फेंककर पेमेंट करता है, वह एक आखिरी और सबसे खौफनाक चेतावनी देता है। अगर उस बुनाई में एक भी गांठ, नॉट मिली, तो मैं तुम्हारी अगले 3 जन्मों, इनकारनेशंस की सैलरी पर टैक्स लगा दूंगा। बेचारे नौकर बदहवास होकर भागते हैं। उन्हें पता है कि यानफंग अपनी बात का पक्का है। वो उन्हें न सिर्फ इस जन्म में, बल्कि मौत के बाद भी नहीं छोड़ेगा। कंक्लूजन, द सॉफ्ट पाथ। अंत में रथ आगे बढ़ जाता है और यानफंग चैन की नींद सो जाता है। जहां बाकी लोग कल्टिवेशन की कठिन राह पर पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं और तपस्या करते हैं, वहीं यानफंग का रास्ता बहुत अलग है। पैनल के अंत में लिखा है, द पाथ ऑफ कल्टिवेशन इज हार्ड, द पाथ ऑफ यानफंग इज सॉफ्ट, वेरी वेरी सॉफ्ट। ये साफ करता है कि हमारा हीरो मुश्किलों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की हर सुख सुविधा को अपने कदमों में झुकाने के लिए पैदा हुआ है। उसे ताकत नहीं, उसे ये पैनल यानफंग की उस अनोखी दुनिया का हिस्सा है जहां युद्ध और तपस्या नहीं, बल्कि आराम और मैनेजमेंट ही सब कुछ है। यहां यानफंग अपनी सुख सुविधाओं को लेकर इतना गंभीर है कि वह इसे एक बिजनेस की तरह चला रहा है। छोटा सा यानफंग एक लकड़ी के बक्से पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है। वह अपने सामने खड़े लोगों को इंसान नहीं, बल्कि यूनिट्स कह रहा है। उसका गुस्सा इस बात पर है कि उसके कंफर्ट मैट्रिक्स यानी आराम का ग्राफ नीचे गिर गया है। पीछे एक लड़की उसे पंखा झेल रही है, फैनिंग, लेकिन यानफंग का पूरा ध्यान अपनी एफिशिएंसी पर है। वो एक ऐसा नन्हा तानाशाह डिक्टेटर लग रहा है जिसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा अपराध असहज होना है। वो अपनी टीम को डांट रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके आराम करने के तरीके में कहीं कोई कमी रह गई है। 2. द इंटरनल स्ट्रगल, द जीनियस ब्रेन। अगले क्लोजअप शॉट में हम यानफंग के दिमाग के अंदर झांकते हैं। यहां हमें पता चलता है कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। वो सोच रहा है कि साधारण कॉटन उसके लिए काफी नहीं है। उसका दिमाग 12% ड्रैग यानी रुकावट महसूस कर रहा है। वो कहता है कि पैसा समस्या नहीं है, समस्या वक्त है। वो अपनी नानी, सेविका, नैनी गी को देखकर भी खुद को टोकता है कि फालतू बातों पर ध्यान न दे और सिर्फ स्टैंडर्ड टेक्स्ट और सॉफ्ट वुल पर फोकस करे। ये दिखाता है कि उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है, जो हर वक्त सिर्फ इस बात की गणना, कैलकुलेशन करता रहता है कि कैसे उसकी नींद और उसका आराम दुनिया में सबसे बेहतरीन हो सके। 3. द मोनोपोली मास्टर, द प्राइड। अब आता है एक एक्शन शॉट। सेविका ने यानफंग को पीछे से कपड़ों से पकड़कर हवा में उठा लिया है, लेकिन इस हालत में भी यानफंग का एटीट्यूड कम नहीं हुआ है। वो कहता है, मुझे नीचे उतारो, मुझे अपनी एक मोनोपोली चलानी है। यहां हमें समझ आता है कि वो सिर्फ आराम नहीं कर रहा, बल्कि वो पूरे सिस्टम पर कब्जा करना चाहता है। उसके लिए सोना भी एक बिजनेस डील जैसा है। स्क्रीन पर लिखा आता है 10 आउट ऑफ 10 फ्लफ, यानी रुई जैसी कोमलता। वो मानता है कि रेड वर्ल्ड की शुरुआत एक अच्छी नींद, नैप से ही होती है। उसके लिए जंग के मैदान में जाना जरूरी नहीं है, जब तक उसका बेड मुलायम है, वो दुनिया जीत सकता है। 4. द ग्रैंड ट्रिप, द कॉमेडी एंड द नैप। आखिरी कॉमेडी शॉट सबसे मजेदार है। यानफंग अपने उस आलीशान और मुलायम बेड की तरफ बढ़ता है। वो कोई आम इंसान की तरह नहीं लेटता, बल्कि वो बेड पर गिरता है। ट्रिप। जैसे ही वह बेड से टकराता है, एक जोरदार आवाज आती है, क्लैंग, गूंज। पीछे खड़े उसके रक्षक और चेले घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई हमला हुआ है। एक चिल्लाता है। ये पैनल यानफंग के उस मैनेजमेंट मास्टरमाइंड वाले रूप को दिखाता है जहां वह अपनी सुख सुविधाओं को एक सैन्य अभियान, मिलिट्री ऑपरेशन की तरह चला रहा है। कहानी के दूसरे पैनल, क्लोजअप, में हम नैनी गी को एक्शन में देखते हैं। वो एक मजबूत लकड़ी के बक्से, स्टोरेज क्रेट, पर अपना हाथ जोर से मारती है। एक जोरदार आवाज आती है, क्रंच, और पूरा कमरा गूंज उठता है।
नैनीगी यहाँ सिर्फ एक सेविका नहीं बल्कि यान फंग की चीफ ऑफ ऑपरेशंस लग रही है। वो साफ कर देती है कि काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसका ये सख्त अंदाज दिखाता है कि यान फंग का आराम सिर्फ उसकी जिद नहीं बल्कि एक पूरा मिशन है जिसे उसकी टीम को हर हाल में पूरा करना है। 2. द शॉक्ड डिसाइपल्स डिसबिलीफ इन द एयर। अगले एक्शन शॉट में अरीना के योद्धा और चेले डिसाइपल्स पूरी तरह सदमे में हैं। वे नन्नीगी की इस ताकत और यान फैंग की अजीबोगरीब डिमांड्स को देखकर सुन्न पड़ गए हैं। उनके चेहरों पर खौफ साफ है। गूंज की आवाज अभी भी उनके कानों में बज रही है। नैनीगी उन्हें डांटते हुए कहती है कि उनकी इनएफिशिएंसी, अक्षमता अस्वीकार्य है। वे बेचारे समझ ही नहीं पा रहे कि यह कौन सी टेक्निक है। जहां दुनिया में लोग मार्शल आर्ट्स और जादुई शक्तियों की बात करते हैं, वहां यान फंग ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा है। इन चेलों के लिए यह किसी मानसिक हमले से कम नहीं है। 3. अराइवल ऑफ द लेजेंड, द क्लाउड शीप वुल। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, द वुल। कॉमेडी शॉट में हम देखते हैं कि नैनीगी एक भारी भरकम पोटली खींचकर ला रही है। यह कोई मामूली ऊन नहीं है, यह वही स्पिरिट वुल है जिसे इनर सेक्ट की रहस्यमयी क्लाउड शीप से हासिल किया गया है। यान फंग का आदेश पूरा हो चुका है। जहां योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर कीमती पत्थरों और हथियारों के पीछे भागते हैं, वहां यान फंग ने पूरी लॉजिस्टिक्स टीम को सिर्फ इसलिए काम पर लगा दिया ताकि उसे दुनिया का सबसे मुलायम गद्दा मिल सके। यह ऊन इतना भारी और घना है कि इसे खींचने में भी पसीने छूट रहे हैं, पर यान फंग के लिए यह सिर्फ स्टैंडर्ड कॉटन का एक बेहतर विकल्प है। 4. द ग्रैंड इंटीग्रेशन, द मास्टर प्लान। आखिरी वाइड शॉट में हम यान फंग को उसके ऑफिस वाले अंदाज में देखते हैं। वह एक टेबल पर बैठा है, सामने एक चमकता हुआ हॉलोग्राम या मैप खुला है। वह किसी राजा की तरह अपनी अगली चाल सोच रहा है। वो चेलों यूनिट की बातों को अनसुना कर देता है जो अभी भी टेक्निक के बारे में पूछ रहे हैं। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो सोचता है कि ये लोग कॉग्निटिव ऑप्टिमाइजेशन, दिमाग के बेहतर इस्तेमाल और मैजिकल पावर के बीच का फर्क नहीं समझते। उसे इन सबको इंटीग्रेट करना होगा। उसके लिए यह एक फुल टाइम जॉब बन चुकी है। वो समझ गया है कि अपनी सल्तनत खड़ी करने के लिए उसे न सिर्फ मुलायम ऊन चाहिए बल्कि ऐसे लोग भी चाहिए जो ये पैनल यान फंग की उस अनोखी ट्रेनिंग को दिखाता है जहां वो रूहानी ताकतों ची की नहीं बल्कि शुद्ध लॉजिक और ऑप्टिमाइजेशन की बात करता है। चलिए इस मजेदार सिलसिले को विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक मीडियम शॉट से होती है जहां नन्हा यान फंग एक टीचर की भूमिका में है। वो 2 कद्दावर और जख्मी योद्धाओं के सामने खड़ा होकर उन्हें लेसन 1 दे रहा है। वो साफ कहता है कि उसे कोई ची जादुई शक्ति नहीं चाहिए, उसे सिर्फ द मार्क और रिदम चाहिए। योद्धा उसे देख रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि यह छोटा सा बच्चा किस लेवल की बातें कर रहा है। अगले सीन में हम यान फंग के दिमाग के अंदर झांकते हैं। वो बाहर से जितना गंभीर दिख रहा है, अंदर से उतना ही कैलकुलेटेड है। वो अपनी सेविका नैनीगी को लेकर भी थोड़ा विचलित होता है, पर तुरंत खुद को संभाल लेता है और वापस अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट और सॉफ्ट वुल वाले मिशन पर लौट आता है। उसका फोकस इतना सटीक है कि वह अपने आसपास की किसी भी चीज को अपने लक्ष्य के बीच नहीं आने देता। तभी अरीना में एक अजीब सा धमाका होता है। एक योद्धा चिल्लाता है, क्या ये कोई सोनिक स्ट्राइक है? लेकिन असल में वो धमाका कुछ और नहीं बल्कि यान फंग की हिचकी हिक थी। योद्धा पूरी तरह सदमे में है। वे कहते हैं कि नैनीगी उनकी हड्डियों के जोड़ों जॉइंट्स को करेक्ट कर रही है। योद्धाओं के लिए यह एक खौफनाक अनुभव है क्योंकि वे जिसे हमला समझ रहे हैं वह असल में यान फैंग के अनुशासन का एक हिस्सा है। वे पहली बार ऐसी चीजें देख रहे हैं जो उनके दिमाग को हिलाकर रख देती हैं। इसके बाद आता है वो पल जिसका यान फंग को बेसब्री से इंतजार था। वो कीमती और मुलायम ऊन द वुल आखिरकार आ चुका है। जैसे ही ऊन के ढेर लगाए जाते हैं, यान फंग बिना एक पल गनवाए उसकी तरफ दौड़ता है और एक लंबी छलांग लगाता है। FOOMP। वो सीधे उस मखमली ढेर पर गिरता है और उसे अपना ऑप्टिमाइजेशन लेयर कहता है। वो योद्धा जो अभी तक लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, वे भी इस आरामदेह माहौल को देखकर खुद को रोक नहीं पाते और वे सब भी उस मुलायम ऊन पर एक लंबी झपकी नैप लेने के लिए लेट जाते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जहां सब गहरी नींद में सो रहे हैं, वहीं रात के सन्नाटे में यान फैंग की असली मेहनत शुरू होती है। आखिरी वाइड शॉट में हम देखते हैं कि यान फंग अपनी टेबल पर बैठा है। उसके सामने एक जादुई मैप या प्रोजेक्ट खुला है। वो उन सोते हुए चेलों को देखकर सोचता है कि ये लोग सिर्फ कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं क्योंकि इस जगह में कोई पोटेंशियल नहीं है। वो समझ गया है कि इन लोगों के लिए कॉग्निटिव ऑप्टिमाइजेशन और जादुई शक्ति के बीच का फर्क समझना नामुमकिन है। इसलिए वो अकेले ही अपने उस गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।
वो उन्हें अपने सिस्टम में इंटीग्रेट शामिल करने की योजना बना रहा है। रात के अंधेरे में जलती हुई उसकी ये लालटेन गवाह है कि यान फंग का असली मकसद सिर्फ आराम करना नहीं, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना है जिसे कोई हिला न सके। एक्सप्लेनर नोट फॉर वीडियो 4-7। यान फंग अब एक ऐसे मिशन पर निकल चुका है जिसे दुनिया बचपना समझ सकती है, लेकिन उसके लिए यह एक साम्राज्य की नींव है। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, यह नन्हा मास्टरमाइंड एक चमकते हुए स्क्रॉल के सामने बैठा अपनी अगली चाल की योजना बना रहा है। वो अपनी नानी यानी नैनी गी को लेकर थोड़ा भटक जरूर जाता है, लेकिन तुरंत खुद को याद दिलाता है कि उसका असली लक्ष्य स्टैंडर्ड टेक्स्ट और सॉफ्ट वुल है। उसके लिए खुशी और आराम का इंतजाम करना कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक ऐसा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन है जिसमें किसी भी तरह का समझौता मुमकिन नहीं। वो अपनी मेज पर झुककर उस नक्शे को ऐसे देख रहा है जैसे कोई जनरल जंग के मैदान का मुआयना करता है। अगले ही पल नजारा बदलता है और हम यान फंग को एक पीले रंग की कंस्ट्रक्शन हैट पहने हुए देखते हैं। वो ईंटों के ढेर पर खड़ा होकर बड़े ही गर्व से एक जादुई फिसलपट्टी यानी स्लाइड की तरफ इशारा करता है और चिल्लाता है, देखो, यही हमारे नए साम्राज्य की नींव है। जहां दूसरे कल्टिवेटर्स खून पसीना बहाकर पत्थर तोड़ते हैं, वहां यान फंग उन पत्थरों से अपने मनोरंजन के लिए झूले और स्लाइड्स खड़ा कर रहा है। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास है जो किसी मजे हुए राजा के पास होता है। उसके लिए शक्ति का मतलब तलवारें चलाना नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बनाना है जहां आराम ही कानून हो। लेकिन इस आराम को मुमकिन बनाने के लिए एक बहुत बड़े सप्लाई चेन की जरूरत है। यान फंग अपनी वफादार नैनी गी को नया आदेश देता है कि अब लोकल मार्केट्स को भूल जाओ। उसे इनर सेक्ट से सीधा संपर्क चाहिए ताकि वहां से सबसे कीमती क्लाउड शीप का ऊन लाया जा सके। वो नैनी गी को सप्लाई चेन मैनेजर बना देता है और साफ कह देता है कि उसका काम सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल है। अगर कोई भी यूनिट, चाहे वो यूनिट ए हो या यूनिट बी, सामान लाने में ढिलाई करे या गलती करे, तो उसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, उन्हें सीधे करेक्ट कर दो। यान फंग को प्रोसेस से मतलब नहीं, उसे सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए। वो चाहता है कि उसका बिस्तर इतना मुलायम हो कि उसे लेटने पर स्वर्ग का एहसास हो। पर कॉमेडी तब शुरू होती है जब हकीकत इस शानदार प्लानिंग से टकराती है। एक बेचारा चेला झाग से भरी बाल्टी लेकर भाग रहा होता है ताकि उस जादुई स्लाइड को और भी फिसलन भरा बना सके। वो चिल्लाता है, नहीं एसेट्स, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो धड़ाम से गिरता है। सारा झाग और ऊन जमीन पर बिखर जाता है और एक अजीब सी आवाज आती है, SPLATGLOOP। इस पूरी अफरा तफरी के बीच यान फंग की एक मजेदार हिचकी गूंजती है, हिक पॉप। यह नजारा साफ दिखाता है कि यान फंग का साम्राज्य जितना आलीशान है, उसे संभालने वाले लोग उतने ही अनाड़ी। जहां वह कॉग्निटिव ऑप्टिमाइजेशन की बातें करता है, वहां उसके यूनिट्स जमीन पर गिरकर झाग फैला रहे हैं। लेकिन यान फंग हार मानने वालों में से नहीं है। उसका ये लॉजिस्टिक्स ऑफ जॉय हर हाल में पूरा होकर रहेगा। आखिरी नजारे में हम यान फंग को एक पीली कंस्ट्रक्शन हैट पहने हुए ईंटों के ढेर पर खड़ा देखते हैं। वो झाग में पूरी तरह लथपथ है, लेकिन उसका एटीट्यूड किसी बड़े सम्राट से कम नहीं है। वो गर्व से उस जादुई स्लाइड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो, यही हमारे नए साम्राज्य की नींव है। जहां दूसरे योद्धा जादुई शक्तियों और हथियारों को अपनी ताकत समझते हैं, वहां यान फंग के लिए असली साम्राज्य का मतलब है खुशियों और आराम का वह केंद्र जिसे उसने खुद डिजाइन किया है। चेलों को समझ ही नहीं आ रहा कि इनर सेक्ट से ऊन मंगाने का इस स्लाइड से क्या लेना देना है, लेकिन यान फंग के दिमाग में पूरी तस्वीर साफ है। वह एक ऐसा राजा है जो अपनी प्रजा से काम लेना और अपने लिए जन्नत बनाना बखूबी जानता है। यान फंग का मास्टर प्लान अब अगले लेवल पर पहुंच चुका है, जहां वह अपनी टैलेंटलेसनेस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो अपनी नैनी गी को आदेश देता है कि जाओ और मेरे दोनों बड़े भाइयों को गोस्ट पवेलियन में तुरंत हाजिर होने का निमंत्रण दे आओ। उसके बड़े भाई, एक जो तलवारबाजी का उस्ताद है और दूसरा जो अपनी विद्वता के लिए मशहूर है, जैसे ही नन्हे यान फंग का बुलावा पाते हैं, वे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस छोटे शैतान के दिमाग में चल क्या रहा है। अगले नज़ारे में दोनों भाई यान फंग के घर के सामने पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ बोर्ड लगा है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, ABCDEFGH, आई एम द बॉस। ये देखकर दोनों भाई पूरी तरह सुन्न पड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि यह कोई मजाक है या कोई बहुत ही गहरा रहस्य। बड़ा भाई, जो एक खूंखार योद्धा है, जैसे ही उन अक्षरों को देखता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। उसे उन साधारण अक्षरों में एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली स्वॉर्ड कल्टिवेशन मेथड नजर आने लगता है। वह अपनी तलवार निकाल लेता है और उन अक्षरों की लय में अपनी तकनीक को ढालने लगता है। उसे लगता है कि आई एम द बॉस के हर शब्द में एक जानलेवा वार छिपा है।
उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसका छोटा भाई इतना बड़ा स्वॉर्ड गॉड हो सकता है जिसने वर्णमाला के पीछे तलवारबाजी का सबसे बड़ा राज छिपा रखा है। दूसरी तरफ मंझले भाई जो एक बहुत बड़ा विद्वान और स्कॉलर है, वह अपना सिर पकड़कर गहरी सोच में डूब जाता है। वो पंखा हिलाते हुए खुद से सवाल करता है, आखिर यह किस तरह का प्रोफाउंड नॉलेज है? क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता की भाषा है? क्या ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही ब्रह्मांड का असली सच है? उसके लिए वह ABCD कोई मामूली वर्णमाला नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे कठिन दर्शन, फिलॉसफी बन जाता है। वो जितना ज्यादा सोचता है, उतना ही भ्रमित होता जाता है कि नन्हे यानफंग ने आखिर इतनी गहरी जानकारी कहां से हासिल की। आखिरी सीन यानी रेन डांस के दौरान तमाशा और भी बढ़ जाता है। अरीना में फव्वारे फूट रहे हैं और एक जोरदार आवाज गूंजती है, क्लैंग। योद्धा भाई अपनी तलवार के साथ पोज देता है। उसे लगता है कि उसने एक सोनिक स्ट्राइक मार दी है। वहीं विद्वान भाई अभी भी उस चमकते हुए प्रोजेक्ट मैप को देखकर उलझा हुआ है। नन्हे यानफंग की एक हिचकी हिक पूरे अरीना में एक मेगर कबूम स्प्लैश की तरह गूंजती है। दोनों भाइयों को लगता है कि वे किसी महान गुरु के सानिध्य में हैं, जबकि हकीकत में यानफंग बस अपनी आरामदायक दुनिया का आनंद ले रहा है और उसके भाई उसकी टैलेंटलेसनेस को ही सबसे बड़ा टैलेंट समझ बैठे हैं। यानफंग की विलासिता और उसके आरामदायक साम्राज्य की कहानी अब अपने सबसे मनोरंजक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां कल्टीवेशन की दुनिया के कठोर नियम घुटने टेक देते हैं। दृश्य की शुरुआत होती है एक क्लाउड शीप लेजी रिवर से, जहां हमारा नन्हा मास्टरमाइंड यानफंग एक विशाल रबर ट्यूब पर आराम से तैर रहा है। उसके आसपास स्पिरिट वुल के मखमली तकिए लगे हैं और वह बड़े मजे से जूस का आनंद ले रहा है। उसके लिए यह कोई साधारण स्विमिंग पूल नहीं है, बल्कि यह उसकी ऑप्टिमाइजेशन का चरम है। तभी उसके वफादार सेवक और योद्धा वहां पहुंचते हैं और हाँफते हुए उसे खबर देते हैं कि उसके दोनों बड़े भाई, तलवारबाजी के उस्ताद और महान विद्वान, आ चुके हैं। यानफंग के चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। वह जानता है कि उसके भाइयों ने आज तक जो कुछ भी देखा है, यह उससे बिल्कुल अलग होने वाला है। वो अपने चेलों को डांटता है और कहता है कि उसकी ऑप्टिमाइजेशन लेयर को खराब न करें, क्योंकि उसके लिए यह पानी का बहाव किसी जादुई साधना से कम नहीं है। अगले नज़ारे में, यानी वेव पूल के एक्शन शॉट में, यानफंग अपने दोनों भाइयों का स्वागत करता है और उन्हें इस अद्भुत जल क्रीड़ा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे ही दोनों भाई पूल के पास पहुंचते हैं, वहां एक जोरदार धमाका होता है। MEGAKABOMSPLASH। पानी की लहरें आसमान छूने लगती हैं। बड़ा भाई, जो एक खूंखार योद्धा है, इस पानी की लहर को एक हाइड्रोलॉजिकल थ्रेट यानी एक जलीय हमला समझ बैठता है और अपनी युद्ध मुद्रा में आ जाता है। उसे लगता है कि यह कोई गुप्त तकनीक है जिसका इस्तेमाल दुश्मन उसे डुबाने के लिए कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विद्वान भाई अपना सिर पकड़ लेता है और उलझन में पड़ जाता है कि आखिर यह कौन सी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रही है। नन्हा यानफंग एक सुरक्षित बुलबुले के अंदर तैरते हुए खिलखिलाकर हंस रहा है और उसकी एक छोटी सी हिचकी हिक पॉप उस पूरे धमाके के शोर को मात दे देती है। नानी गी पास के पुल से चुपके से इस पूरे मंजर को देख रही है और मुस्कुरा रही है कि कैसे उसके नन्हे मालिक ने दुनिया के दो दिग्गजों को एक पूल में नचा दिया है। तीसरे पैनल में यानफंग उन्हें अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि दिखाता है, 90 डिग्री ऑप्टिमाइजेशन वाली एक विशाल जादुई फिसलपट्टी जो शुद्ध जेड से बनी है और इतनी चमकदार है कि उस पर खड़े होना भी मुश्किल है। वह अपने भाइयों को दिखाता है कि कैसे इस 90 डिग्री ड्रॉप का आनंद लिया जाता है। योद्धा भाई, जो बड़ी से बड़ी पहाड़ियों से कूदने में नहीं डरता, इस सीधी ढलान को देखकर थर थर कांपने लगता है। वो चिल्लाता है, MEGAKABOMSPLASH। जैसे ही वह नीचे की ओर फिसलता है, उसे लग रहा है कि वह किसी मौत के कुएं में गिर रहा है, जबकि यानफंग एक छोटे मखमली गद्दे पर बैठकर बड़ी शान से मुस्कुराते हुए नीचे आ रहा है। विद्वान भाई के लिए यह नज़ारा किसी सदमे से कम नहीं है। वह अभी भी इसे टोटल टैलेंटलेसनेस और स्ट्रैटेजी के बीच का कोई गणितीय उलझाव समझ रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि यानफंग का ये 90 डिग्री वाला गिरना असल में गुरुत्वाकर्षण के साथ एक मजाक है। आखिरी पैनल में हम देखते हैं कि डर और उलझन के बाद आखिरकार दोनों भाई इस लफी मत रेसर का मजा लेने लगते हैं। वे सब लकड़ी के बने मैट्स पर बैठकर उस जादुई स्लाइड से नीचे की ओर दौड़ लगा रहे हैं। ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर लूफी वाईफाई लिखा है, जो इस जगह की अनोखी तकनीक को दर्शाता है। योद्धा भाई अपनी पूरी ताकत से मैट को पकड़े हुए है। उसे अभी भी लग रहा है कि वह किसी जादुई तलवार की सवारी कर रहा है। विद्वान भाई का चेहरा हवा के दबाव से बिगड़ रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक है। शायद उसे समझ आ गया है कि असली ताकत लड़ने में नहीं, बल्कि इस बेफिक्री में है। बेचारा चेला अभी भी अपने एसेट्स के बिखरने पर चिल्ला रहा है, नू माय एसेट्स।
जबकि यान फंग सबसे आगे, सबसे शांत और सबसे खुश है। वो जानता है कि उसके भाइयों ने आज पहली बार कल्टिवेशन की जगह लाइफ ऑप्टिमाइजेशन को महसूस किया है। ये रेड वर्ल्ड की वो शुरुआत है जहां योद्धा और विद्वान अपनी तलवारें और किताबें छोड़कर एक बच्चे के बनाए हुए वाटर पार्क में खुशियां ढूंढ रहे हैं। यान फंग का ये साम्राज्य ईंटों और पत्थरों का नहीं, बल्कि शुद्ध आनंद और बेमिसाल मैनेजमेंट का एक जीता जागता उदाहरण बन चुका है। यान फंग का वाटर पार्क अब एक ऐसी जगह बन चुका है जहां दुनिया के सबसे खूंखार योद्धा और सबसे बुद्धिमान विद्वान अपनी गरिमा भूलकर बच्चों की तरह शोर मचा रहे हैं। इन दृश्यों में हम देखते हैं कि यान फंग ने कल्टीवेशन की ताकतों को मनोरंजन के ऐसे साधनों में बदल दिया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। यहां हर राइड का अपना एक अलग दर्शन है और हर फिसलपट्टी एक नया सबक सिखाती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पाइरल फ्लो राइड को। यह कोई साधारण गोल घूमने वाली स्लाइड नहीं है, बल्कि यह ची के चक्रवात को समझने का एक मजेदार तरीका है। इसमें पानी एक घुमावदार टावर के चारों ओर सर्पिल आकार में बहता है। योद्धा भाई, जो हमेशा सीधी लकीर में हमला करना जानता है, इस घुमावदार सवारी पर पूरी तरह चकरा गया है। वो अपनी रबर ट्यूब को ऐसे पकड़े हुए है जैसे वह कोई ढाल हो। वहीं विद्वान भाई पंखा हिलाते हुए इस राइड के स्पाइरल होने के पीछे के गणित को समझने की कोशिश कर रहा है, जबकि पीछे से एक नन्हा शिष्य झाग के साथ मजे में फिसल रहा है। यान फंग मन ही मन उन पर हंस रहा है कि ये शिष्य असफल होने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि असली सुकून तो बस बहाव के साथ बहने में है। इसके बाद आती है साइलेंट स्ट्रेट राइड। यह एक लंबी और बिल्कुल सीधी पानी की ढलान है जो आत्मसंयम की परीक्षा लेती है। यहां शोर मचाना मना है, लेकिन जब आप इतनी तेजी से नीचे गिरते हैं तो खामोश रहना नामुमकिन हो जाता है। यान फंग सबसे आगे एक मखमली मैट पर बिल्कुल स्थिर बैठा है, जैसे वह ध्यान मुद्रा में हो। उसके पीछे योद्धा भाई और विद्वान भाई अपनी अपनी ट्यूब्स में एक कतार बनाकर आ रहे हैं। उनके चेहरों पर डर और रोमांच का मिला जुला भाव है। इस राइड का मकसद ये दिखाना है कि असली ऑप्टिमाइजेशन तब होती है जब आप बिना हिले और बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तभी हम हिस्पाव टीचिंग वाले दृश्यों में देखते हैं कि यान फंग खुद एक कोच की तरह खड़ा होकर उन्हें सिखा रहा है। योद्धा भाई झाग से लथपथ होकर हवा में हाथ पांव मार रहा है। उसे लग रहा है कि पानी का हर बुलबुला एक दुश्मन है जिसे कराटे चॉप से फोड़ना जरूरी है। नैनीगी पीछे खड़ी होकर इस मजेदार नज़ारे को देख रही है कि कैसे एक महान योद्धा झाग के साथ लड़ाई कर रहा है। यान फंग बाहर से निर्देश दे रहा है कि रुको, यह कोई हमला नहीं है, ये तो बस स्टैंडर्ड टेक्स्ट यानी एक सामान्य अनुभव है। उसकी हिचकी हिक पॉप हर बार की तरह माहौल में कॉमेडी का तड़का लगा देती है। अंत में जब वे एक और एक्शन शॉट में नीचे की ओर सरकते हैं तो यान फंग एक जादुई सुरक्षा बुलबुले बबल के अंदर बैठा होता है। वो पूरी तरह सुरक्षित और सूखा है, जबकि उसके पीछे योद्धा भाई पानी की लहरों से टकराते हुए पूरी तरह भीग चुका है। वो चिल्लाता है कि यह कौन सी तकनीक है, जबकि यान फंग बस अपनी मासूमियत से उन्हें देख रहा है। इन स्लाइड्स और राइड्स के जरिए यान फंग ने साबित कर दिया है कि वह भले ही तलवार न चलाता हो, लेकिन वह इंसानी स्वभाव और मैनेजमेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। जहां उसके भाई इसे एक कठिन साधना की तरह देख रहे हैं, यान फंग के लिए यह सिर्फ एक और सॉफ्ट डे है। उसके साम्राज्य की असली नींव पत्थरों पर नहीं, बल्कि इस बेमिसाल विलासिता और लॉजिस्टिक्स ऑफ जॉय पर टिकी है। यान फंग के जादुई वाटर पार्क का जलवा अब पूरी एकेडमी और कबीलों में आग की तरह फैल चुका है। दृश्य की शुरुआत एक मीडियम शॉट से होती है, जहां भाइयों के साथ आए हुए कद्दावर योद्धा, सम्मानित बुजुर्ग और चेले अपनी सारी मर्यादा भूल चुके हैं। वे अब जादुई शक्तियों या कल्टीवेशन के गुप्त रहस्यों के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि यान फंग के सामने छोटे बच्चों की तरह गिड़गिड़ा रहे हैं। पूरा अरीना शोर से गूंज उठा है क्योंकि हर कोई बस एक बार उस 90 डिग्री स्लाइड या क्लाउड शीप लेजी रिवर का मजा लेना चाहता है। वे यान फंग के सामने सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों की बोलियां लगा रहे हैं, बस इस उम्मीद में कि उन्हें एक सिंगल राइड का टिकट मिल जाए। जो योद्धा कल तक अपनी तलवारों की धार पर गर्व करते थे, वे अब कतार में लगकर स्टैंडर्ड टेक्स्ट और आरामदेह ऊन के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। यान फंग मन ही मन उन पर हंस रहा है और सोच रहा है कि ये लोग असफल होने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि असली सुकून तो उसके बनाए इस विलासिता के साम्राज्य में है। आसमान की ऊंचाइयों से एक मैसेंजर बीस्ट यानी एक विशाल सुनहरे बाज की नजरें इस पूरे तमाशे पर टिकी हुई हैं। वह वाइड शॉट में एकेडमी के ऊपर मंडरा रहा है, जहां से नीचे की अफरा तफरी साफ दिखाई दे रही है। योद्धाओं का बचपना, चेलों का लालच और यान फैंग का वह बेफिक्र अंदाज, बाज की आंखों के जरिए सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तभी अचानक उस बाज के मुंह से भी एक अजीब सी आवाज निकलती है, हिक पॉप। ऐसा लगता है कि यान फंग की वह जादुई हिचकी अब उसके पालतू जानवरों तक में फैल चुकी है।
यह नज़ारा बड़ा ही मज़ेदार है क्योंकि नीचे चल रहे इस पागलपन को आसमान से देखना किसी कॉमेडी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा है। लेकिन असली कहानी तो कहीं और ही चल रही है। एक शानदार महल के अंदर ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ वह टायरेंट यानी यान फंग का सबसे बड़ा दुश्मन या कोई रहस्यमयी सत्ताधारी उस बाज की आंखों के जरिए सब कुछ देख रहा है। वो एक्शन शॉट में पूरी गंभीरता के साथ सिंहासन पर जमा हुआ है और उसके आसपास सेवक पंखा झेल रहे हैं। वो यान फंग के चेलों और उन योद्धाओं की इस हरकत को देखकर मन ही मन सोचता है कि ये सब कितनी फालतू की मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए ये जगह पूरी तरह क्षमताहीन है। वो यान फंग की उस स्ट्रैटेजी ऑफ टोटल टैलेंटलेसनेस को देखकर हैरान भी है और चिढ़ा हुआ भी। अंत में वह टायरेंट अपनी आंखें सिकुड़ता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, वाकई ये लड़का तो कचरा है, शुद्ध कचरा। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी कड़वाहट भरी मुस्कान आती है और वह बुदबुदाता है, खैर जो भी हो। वो जी तो बड़े मजे में रहा है। जहां पूरी दुनिया युद्ध और सत्ता के लिए एक दूसरे का खून बहाने में लगी है, वहां यान फंग ने अपनी टैलेंटलेसनेस को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। वो सिंहासन पर बैठा हुआ वह क्रूर शासक भी यह मानने पर मजबूर हो गया है कि दुनिया जिसे मजाक समझ रही है, यान फंग ने उसी मजाक को एक ऐसी जन्नत में बदल दिया है जहां बड़े बड़े सूरमा भी घुटने टेकने को तैयार हैं। यान फंग की यह जीत तलवारों की नहीं बल्कि शुद्ध विलासिता और बेमिसाल बेफिक्री की जीत है। This is madness! The thrill! We're gonna crash! Not if I navigate! इस सीन में टायरेंट फादर का चेहरा काफी डार्क और चालाक दिखाया गया है, जो साफ बताता है कि वो एक माहिर खिलाड़ी है। वो एक साजिश प्लान कर रहा है ताकि उसका बेटा और भी फास्ट और स्ट्रांग बन सके, शायद किसी मुश्किल इम्तिहान के जरिए। उसके सोच के बलबुले में जो निशानियां हैं, जैसे कि 12% सेक्स टैक्स और वो नक्शा जिसपे एक शैतानी मुस्कान है, वो इशारा करते हैं कि उसका प्लान पैसों के दबाव या फिर किसी ऐसे जाल से रिलेटेड है जो प्रोटागोनिस्ट को कॉर्नर करने के लिए बनाया गया है। उसकी खौफनाक स्माइल और कुकू वाले साउंड इफेक्ट्स ये दिखाते हैं कि वो सिर्फ एक स्ट्रिक्ट डैड नहीं है, बल्कि एक चालबाज है जो बहुत लंबी गेम खेल रहा है। पूरा माहौल कैंडल्स की हल्की लाइट में काफी गंभीर लग रहा है, जो ये हाईलाइट करता है कि ये एक गुप्त और सोचा समझा कदम है। उसका असली मकसद अपने बेटे को एक ताकतवर वारिस बनाना है, भले ही उसके लिए उसे बेरहम तरीकों का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। इस सीन में टायरेंट फादर बालकनी पर खड़े होकर सिटी की तरफ देख रहा है और उसके चारों तरफ एक पर्पल ऑरा दिख रहा है जो उसकी पावर को दिखाता है। वो यान फैंग के बारे में एक साजिश डिस्कस कर रहा है और कह रहा है कि उसका ट्रू साइड बता रहा है कि वो लड़का जल्द ही बहुत पैसे कमाने वाला है। प्रोटागोनिस्ट को अपने कंट्रोल में रखने के लिए डैड डिसाइड करते हैं कि वो उससे 18% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मांगेंगे, जो एक तरह का पैसों के दबाव है। फिर वो अपने ओल्डेस्ट ब्रदर को, जो पीछे खड़ा है, ऑर्डर देते हैं कि वो जाकर यान फैंग को ये नोटिस दे दे। ये उनका एक सोचा समझा कदम है ताकि वो लड़के को एक जाल में फंसा सकें और उसका इम्तिहान ले सकें। टायरेंट फादर फॉर्मली अपना ऑर्डर दे रहे हैं। उनके हाथ में वो नक्शा और स्क्रोल है जिसमें उनके बेटे के लिए नई फाइनेंशियल शर्तें लिखी हैं। ओल्डेस्ट ब्रदर घुटनों के बल बैठकर आदर के साथ उस हुक्म को सुन रहा है, जबकि सेकंड ब्रदर एक गवाह की तरह साइड में खड़ा है। एग्रीमेंट बिल्कुल साफ है। जब यान फैंग 15 साल का होगा और कमाना शुरू करेगा, तब उसे टैक्स भरना होगा, भले ही वो अभी सिर्फ 10 साल का है। ये समय से पहले की गई साजिश डैड का एक सोचा समझा कदम है ताकि उनके बेटे पर हमेशा आगे बढ़ने का प्रेशर रहे। बाकी भाइयों को शामिल करके फादर ने इसे एक पक्का फैमिली मैटर बना दिया है, जिससे ये सिर्फ एक टैक्स नोटिस नहीं बल्कि एक लंबा चलने वाला जाल और यान फैंग के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गया है। एक सर्वेंट यान फैंग के पास वो डिक्री लेकर आता है और उसे पढ़कर सुनाता है, जिसमें साफ लिखा है कि कमाना शुरू करते ही उसे टैक्स भरना होगा। यान फैंग सोफे पर बैठकर जूस पी रहा है और उसके सामने टेबल पर एक नक्शा खुला हुआ है जो उसके बड़े प्लान्स की ओर इशारा करता है। सर्वेंट की बात सुनकर वो काफी चिढ़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि ये उसके डैड की एक और साजिश है। उसे एहसास होता है कि उसके चारों तरफ एक जाल बुना जा रहा है और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। इस पैसों के दबाव की खबर सुनकर यान फैंग का मन खराब हो जाता है और वो बस एक गहरी सांस लेकर रह जाता है। यहाँ यान फैंग बहुत गुस्से में है और अपने टायरेंट फादर के बारे में सोच रहा है कि पहले उन्होंने उसे कोई पावर नहीं दी, फिर उसे इग्नोर किया और अब वो उससे टैक्स की उम्मीद कर रहे हैं। वो समझ रहा है कि ये उसके डैड की एक बड़ी साजिश है क्योंकि उसके प्रॉफिट मार्जिन्स पहले से ही कम हैं। यान फैंग अब अपने दिमाग में न्यू आइडियाज और नक्शा तैयार कर रहा है ताकि वो इस जाल से निकल सके और एक बड़ा प्रॉफिट नोड बना सके। उसे एहसास है कि इस इम्तिहान को पास करने के लिए उसे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके बिजनेस को और बेहतर बनाना होगा, वरना ये पैसों के दबाव उसे मुश्किल में डाल देगा। ये उसके लिए एक सोचा समझा कदम उठाने का वक्त है ताकि वो खुद को एक ताकतवर वारिस साबित कर सके। अब यान फैंग ने एक नया रास्ता चुना है और उसने मार्शल अकेडमी जाने का फैसला किया है, जहां बड़े बड़े स्कॉलर्स रहते हैं। उसका सेकंड ब्रदर भी वही है, जो वहां का एक लेक्चरर और हाई टियर डिसाइप है। यान फैंग के सामने एक होलोग्राफिक नक्शा दिख रहा है
जो शायद उसी एकेडमी या उसके नए बिजनेस प्लान का लेआउट है। उसे समझ आ गया है कि इस जाल से बचने के लिए उसे और नॉलेज की जरूरत है, इसलिए वो इस इम्तिहान की तैयारी के लिए सही जगह जा रहा है। ये उसका एक सोचा समझा कदम है ताकि वो अपनी स्किल्स बढ़ा सके और पैसों के दबाव को कम करने के लिए नए रास्ते खोज सके। उसके पीछे खड़ी लड़की भी काफी गंभीर लग रही है, जैसे वो भी उसके इस बड़े प्लान का हिस्सा हो। यान फेंग अब पूरी तरह तैयार है और मार्शल एकेडमी जाने के लिए अपनी पैकिंग पूरी कर चुका है। उसने स्कॉलर वाले कपड़े पहने हैं और हाथ में एक भारी पुरानी किताब पकड़ी हुई है, जो ये दिखाती है कि वो अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर स्टूडेंट बन गया है। उसके पीछे हवा में तैरती हुई डिजिटल निशानियां और डेटा स्ट्रीम्स दिख रही हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उसका दिमाग अभी से अपने फ्यूचर एम्पायर के टेक्निकल और फाइनेंशियल पहलुओं पर काम कर रहा है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए की गई ट्रिप नहीं है, ये डैड के बुने हुए जाल से निकलने के लिए उसका एक सोचा समझा कदम है। उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस है वो बताता है कि वो आने वाले हर इम्तिहान के लिए तैयार है। आसपास का माहौल पुरानी कलाकारी और उसकी हाई लेवल इंटेलिजेंस का एक अनोखा मेल है। रास्ते में यान फेंग एक बहुत ही शानदार सुनहरी बग्घी में सफर कर रहा है, जो उसके परिवार की ऊंची साख को दिखाती है, भले ही उसके टायरेंट फादर ने उस पर पैसों के दबाव डाल रखा हो। सफर के दौरान भी वो आराम नहीं कर रहा, वो बग्घी के अंदर बैठकर जूस पी रहा है और अपनी आंखों के सामने एल्गोरिदम स्ट्रक्चर का नक्शा देख रहा है। ये उसकी चालाक फितरत को दर्शाता है। वो एक एक सेकंड का इस्तेमाल अपनी स्ट्रेटजी बनाने में करता है। उस ट्रेडिशनल सुनहरी बग्घी और हाई-टेक ब्लू होलोग्राम्स के बीच का फर्क ये साबित करता है कि यान फेंग एक ऐसा माहिर खिलाड़ी है जो अपनी उम्र से कहीं आगे की सोच रखता है। वो उस जगह की तरफ बढ़ रहा है जहां उसका सेकंड ब्रदर पावर में है, जिससे ये सफर उसकी उस बड़ी साजिश का हिस्सा बन जाता है जिसके जरिए वो अपनी आज़ादी वापस पाएगा और अपना खुद का नाम बनाएगा। इस सीन का पूरा फोकस बॉटम लेफ्ट पैनल पर है, जहां यान फेंग अपनी चालें बहुत ही होशियारी से चल रहा है। वो खुद सामने आने के बजाय अपने सर्वेंट को हॉल के अंदर भेजता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके सेकंड ब्रदर को अभी उसकी मौजूदगी का पता चले। यह उसकी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। हॉल का माहौल बहुत ही गंभीर है, जहां सैकड़ों स्कॉलर्स और डिसाइपल्स सिर झुकाए बैठे हैं, जिसे यूनिवर्सल बो कहा गया है। हॉल के बीचों बीच खड़ा यान फेंग का सर्वेंट सभी स्कॉलर्स को एक ऐसा ऑफर देता है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। वो घोषणा करता है कि यान फेंग के पास उन स्कॉलर्स के लिए एक सुनहरा मौका है जो इस दुनिया से परे यानी अदर वर्ल्ड नॉलेज और नई कल्टीवेशन तकनीकों को सीखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वह उन्हें उन डिवाइन वर्ड्स का एक्सेस देने का वादा करता है जिन्हें इस दुनिया में कोई नहीं जानता। यह एक बहुत बड़ा इशारा है कि यान फेंग के पास ऐसी जादुई और टेक्निकल जानकारी है जो उसे सबसे अलग बनाती है। यहाँ यान फेंग एक माहिर खिलाड़ी की तरह काम कर रहा है। वो जानता है कि टैलेंटेड स्कॉलर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए ज्ञान से बड़ा कोई लालच नहीं है। वो अपने भाई की नज़रों से बचकर अपनी एक अलग टीम तैयार कर रहा है ताकि वह उस जाल से निकल सके जो उसके टायरेंट फादर ने उसके लिए बुना है। ये पूरा सीन एक बहुत बड़े इम्तिहान की शुरुआत है, जहां यान फेंग अपनी चालाक बुद्धि का इस्तेमाल करके खुद को एक ताकतवर वारिस के रूप में तैयार कर रहा है। बिना खुद हॉल में कदम रखे उसने अपनी साजिश से पूरे हॉल में खलबली मचा दी है। ये सीन स्कॉलर्स के बीच छिड़ी उस बहस को दिखाता है जिसने पूरे एकेडमी के नियमों को हिलाकर रख दिया है। दुनिया में स्कॉलर्स का दर्जा नोबल से भी ऊपर माना जाता है, इसलिए उन्हें किसी भी एक फैक्शन या ग्रुप में शामिल होने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि इससे पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। लेकिन यान फेंग का डिवाइन वर्ड्स वाला ऑफर इतना कीमती है कि यहां मौजूद महान दिमागों के बीच आपसी टकराव शुरू हो गया है। ली वेई, जो अजूर लाइब्रेरी का एक घमंडी स्कॉलर है, इस ऑफर को सिरे से खारिज करते हुए चिल्ला रहा है। वो अपनी उंगली उठाकर बहस कर रहा है कि जिस सीक्रेट लैंग्वेज की बात की जा रही है वो नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने दशकों तक दुनिया के सबसे पवित्र और पुराने स्क्रोल पढ़े हैं। उसे लगता है कि एक बच्चा उन जैसे विद्वानों को कुछ नया नहीं सिखा सकता, और उसका ये गुस्सा उसके पुराने ख्यालों और ईगो को साफ दिखाता है। दूसरी तरफ हान मेई है, जो सिल्क नीडल क्लैन से ताल्लुक रखती है। वो ली वेई की तरह शोर नहीं मचा रही, बल्कि बहुत ही चालाक तरीके से स्थिति का जायजा ले रही है। उसकी आंखों में एक अलग चमक है क्योंकि वह इस ऑफर में छिपे फायदे को देख पा रही है। वो सोच रही है कि अगर यह बच्चा वाकई सेकंड ब्रदर का सगा भाई है, तो यह नई नॉलेज और री इंजीनियरिंग का तरीका उसके क्लैन को दूसरों से बहुत आगे ले जा सकता है। इन दोनों के बीच का यह मतभेद साफ करता है कि यान फेंग की साजिश कितनी गहरी है। उसने बिना खुद सामने आए स्कॉलर्स को दो गुटों में बांट दिया है, एक वो जो पुरानी परंपराओं के पीछे छिपे हैं, और दूसरे वो जो इस इम्तिहान को सत्ता हासिल करने के मौके के रूप में देख रहे हैं। पूरा माहौल अब गंभीर हो चुका है क्योंकि यह इशारा मिल चुका है कि यान फेंग के इस सोचा समझा कदम ने एकेडमी के सबसे बड़े कानून को खतरे में डाल दिया है। एकेडमी के नियमों और यान फेंग के अनोखे ऑफर को लेकर स्कॉलर्स के बीच की बहस अब और भी ज्यादा गंभीर मोड़ ले चुकी है। जहां कुछ लोग इस ऑफर को एक साजिश मान रहे हैं,
वहीं कुछ इसे अपनी किस्मत बदलने वाले एक इम्तिहान की तरह देख रहे हैं। स्कॉलर्स का दर्जा समाज में इतना ऊंचा है कि उनका किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ना सीधा सत्ता के बैलेंस को चुनौती देना है, और यही डर इस चर्चा के बीच साफ नजर आ रहा है। एल्डर झाओ, जो झाओ क्लैन के आयरन पिलर माने जाते हैं, अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए बहुत ही चालाक और सधे हुए अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। वो कहते हैं, सम्मान और रुतबा सालों के लेक्चर्स और मेहनत से कमाया जाता है, न कि ऐसे खोखले वादों और जूस बॉक्सेस से। लेकिन हम इस ऑफर को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। उनकी बातों में एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये डिवाइन वर्ड्स सच निकले तो पीछे छूटने का अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं दूसरी तरफ चेन क्लैन की चेन शियाओ एल्डर की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो गुस्से में अपनी बात काटते हुए कहती है, बहुत हुआ ये पुरानी परंपराओं का रोना, एल्डर झाओ। अगर यह बच्चा हमें वो यूनिक लैंग्वेज दे सकता है जो किसी और के पास नहीं है, तो मेरा चेन क्लैन इस डील के लिए तैयार है। हम पुरानी लकीरें पीटकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। उसकी आंखों में साफ तौर पर एक मौकापरस्त चमक है, जो दिखाती है कि वह इस जाल में फंसने के बजाय इसे अपनी ताकत बनाना चाहती है। इन दोनों के बीच का ये मुकाबला एकेडमी के अंदर बढ़ते तनाव की ओर इशारा करता है। जहां एक तरफ एल्डर झाओ अपनी विरासत को बचाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, वहीं चेन शियाओ जैसे युवा स्कॉलर्स नए बदलाव के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यान फेंग का ये सोचा समझा कदम काम कर रहा है, क्योंकि उसने एकेडमी के सबसे बड़े दिग्गजों को आपस में ही लड़ने पर मजबूर कर दिया है। पूरा माहौल अब एक ऐसी साजिश की गवाह बन रहा है जो शायद इन स्कॉलर्स की आज़ादी को हमेशा के लिए छीन लेगी। हॉल के अंदर छिड़ी उस गर्मागर्म बहस के बीच यान फेंग का सर्वेंट एक ऐसा धमाका करता है जो सभी स्कॉलर्स के होश उड़ा देता है। वो घोषणा करता है कि जो भी स्कॉलर्स इस गुट में शामिल होंगे, उन्हें फाउंडेशन ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट के बाद हर महीने एक फिक्स सैलरी दी जाएगी। ये बात इन विद्वानों के लिए बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि अब तक का रिवाज ये रहा है कि उन्हें पैसे तभी मिलते थे जब वे कोई नया आविष्कार, इन्वेंशन, खोज, डिस्कवरी या कोई अनोखी क्रिएशन करते थे। ये यान फेंग की एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि वो जानता है कि टैलेंट को भूखा रखकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जहां पुराने नियम स्कॉलर्स को अनिश्चितता में रखते थे, वहीं यान फेंग उन्हें मंथली गारंटी सैलरी जैसा कीमती ऑफर दे रहा है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें सुरक्षा और स्थिरता का लालच छिपा है। स्कॉलर्स, जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक नई खोज के इंतजार में गुजार देते थे ताकि उन्हें कुछ धन मिल सके, उनके लिए यह इशारा काफी है कि अब उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए बदलने वाली है। यान फेंग का ये सोचा समझा कदम एकेडमी के पूरे सिस्टम को हिला देने वाला है। बिना खुद सामने आए, उसने पैसे और स्थिरता का ऐसा इम्तिहान उनके सामने रखा है जिसे पार करना किसी भी स्कॉलर के लिए मुश्किल है। हॉल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। जो स्कॉलर्स पहले ज्ञान की बात कर रहे थे, अब वे इस नए फाइनेंशियल मॉडल के बारे में सोचकर हैरान हैं। ये पैसों के दबाव का एक अलग ही रूप है, जहां यान फेंग अपनी चालाक बुद्धि से इन सबसे ऊंचे दर्जे के लोगों को अपना वफादार बनाने की तैयारी कर चुका है। हॉल के अंदर का माहौल अब पूरी तरह एक मछली बाजार बन चुका है, जहां बड़े बड़े स्कॉलर्स कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। यान फेंग के मंथली सैलरी वाले धमाके ने उनके बीच ऐसी खलबली मचा दी है कि गरिमा और अनुशासन सब हवा हो गए हैं। सर्वेंट जैसे ही यह बम फोड़ता है, वैसे ही वो वहां से तेजी से बाहर की तरफ भागता है, क्योंकि अंदर का शोर और बहस अब बेकाबू हो चुकी है। पीछे हॉल में स्कॉलर्स एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। कोई इसे एक महान अवसर कह रहा है, तो कोई इसे पुरानी परंपराओं का अपमान। उनके चिल्लाने और बहस करने की आवाजें पूरे कॉरिडोर में गूंज रही हैं। बाहर खड़ा यान फेंग चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए खामोशी से सब देख रहा है। उसके आसपास छोटे छोटे भीड़ वाले डिजिटल सिंबल्स तैर रहे हैं, जो इस बात का इशारा है कि उसने इन सभी स्कॉलर्स को एक गड़रिए की तरह अपने जाल में फंसा लिया है। ये यान फेंग का सबसे बड़ा माहिर खिलाड़ी वाला मोमेंट है। वो मुस्कुराते हुए सोच रहा है कि कैसे इन पढ़े लिखे विद्वानों को उसने अपनी उंगलियों पर नचा दिया है। बिना एक शब्द बोले उसने एकेडमी के अंदर एक ऐसी साजिश को अंजाम दे दिया है जो अब एक बड़ी आग बन चुकी है। सर्वेंट का घबराकर बाहर निकलना और यान फेंग का वो शांत चेहरा साफ दिखाता है कि यह उसके असली मकसद की तरफ बढ़ा हुआ एक और सोचा समझा कदम है। अब ये स्कॉलर्स उसके लिए सिर्फ एक ताकतवर वारिस बनने का जरिया हैं। यहां यान फेंग अपने कपड़े बदलकर स्कॉलर्स के सामने आ चुका है। जो स्कॉलर्स इतने घमंडी होते हैं कि वे राजाओं और बड़े साम्राज्यों के सामने भी सिर नहीं झुकाते, वे आज यान फेंग के सामने घुटनों पर बैठकर उसका स्वागत कर रहे हैं। ये सम्मान वे उसे सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह उनके घोस्ट ऑफ नॉलेज यानी सेकंड ब्रदर का सगा भाई है। हॉल के माहौल में स्कॉलर्स चिल्ला रहे हैं कि अब डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो चुका है और वे इस मौके को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। वे यान फेंग से गुहार लगा रहे हैं कि वह उन्हें वह ज्ञान और ऑप्टिमाइजेशन दे दे जिसका उसने वादा किया था। यान फेंग हाथ में अपना जूस पकड़े हुए बहुत ही शांत खड़ा है, जैसे वह जानता हो कि उसकी साजिश पूरी तरह सफल रही है,
ये दृश्य साफ इशारा करता है कि उसने अपनी चालाक बुद्धि से उन लोगों को भी झुका दिया है जो किसी के सामने नहीं झुकते। उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस बताता है कि यह उसके असली मकसद की ओर बढ़ा हुआ एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम है। अकेडमी से लौटने के बाद यान फैंग अब अपने मिशन के अगले पड़ाव पर है। वो अपने वर्कर्स को हुक्म देता है कि वे बिना वक्त बर्बाद किए सभी जरूरी सामान जैसे खाना, पानी, कपड़े और बाकी बेसिक जरूरतें इकट्ठा करना शुरू कर दें। वो बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए वह अपने ओल्डेस्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर के उस सोने, गोल्ड का इस्तेमाल करेगा जो वे पिछली बार अपने साथ लेकर आए थे। यहाँ यान फैंग एक माहिर खिलाड़ी की तरह अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। वो जानता है कि उसके टायरेंट फादर ने जो पैसों के दबाव और 12% टैक्स का जाल बुना है, उससे लड़ने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि मजबूत रिसोर्सेज की भी जरूरत है। टेबल पर रखे उस नक्शा की तरफ इशारा करते हुए वह अपने वर्कर्स को समझाता है कि यह सिर्फ सप्लाई इकट्ठा करना नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश की नींव है। वो वर्कर्स को हिदायत देता है कि हर चीज टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि जो इम्तिहान आने वाला है वह किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है। यान फैंग का ये सोचा समझा कदम दिखाता है कि वह अपने भाइयों की दौलत का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ या अपने साम्राज्य को खड़ा करने के लिए कितनी चालाक बुद्धि से कर रहा है। पूरे घर का माहौल अब काफी गंभीर और भाग दौड़ वाला हो गया है। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान है जो इस बात का इशारा करती है कि उसने अपने दुश्मनों के गोल्ड को ही अपनी ढाल बना लिया है। यान फैंग अब एक ताकतवर वारिस की तरह बर्ताव कर रहा है, जो जानता है कि एक मजबूत सप्लाई चेन ही उसे उसके असली मकसद तक पहुंचाएगी और उसे उस बेरहम तरीकों वाले सिस्टम से आजाद कराएगी। यान फैंग अपनी हवेली के उस हिस्से में पहुंचता है जिसे घोस्ट पवेलियन कहा जाता है, जो फिलहाल सबसे अच्छी स्थिति में है। हवेली के पिछले हिस्से की ओर देखते हुए उसे कई पुराने और खाली पैगोडा नजर आते हैं, जो कभी मार्शल आर्ट सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब वे पूरी तरह वीरान पड़े हैं। यान फैंग तुरंत अपने सर्वेंट्स को हुक्म देता है कि वे इन सभी खाली घरों और रहने वाली जगहों की मरम्मत, रेनोवेशन शुरू कर दें। घोस्ट पवेलियन के पीछे की यह जमीन खाली घरों और मैदानों से भरी हुई है, जो जहां तक नजर जाती है वहां तक फैली हुई है। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम है, क्योंकि वह जानता है कि भविष्य में उसकी साजिश को कामयाब बनाने के लिए उसे इन बड़ी जगहों की जरूरत पड़ेगी। शाम के धुंधलके में खड़ा होकर वह दूर तक फैली उस बंजर जमीन की तरफ इशारा करता है, जहां अब जल्द ही नए निर्माण का शोर सुनाई देगा। उसकी आंखों में एक चालाक चमक है, क्योंकि वह इस वीरान इलाके को अपने आने वाले साम्राज्य के मजबूत किले में बदलने की तैयारी कर चुका है। यह इम्तिहान की घड़ी है, और यान फैंग एक माहिर खिलाड़ी की तरह हर खाली कोने का इस्तेमाल अपने असली मकसद को हासिल करने के लिए कर रहा है। यान फैंग अब अपने मार्शल आर्ट स्टूडेंट पवेलियन के उस हिस्से में है जहां लोहारों, ब्लैकस्मिथ्स का राज है। यहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हर तरफ हथौड़ों के चलने की क्लैंग वाली आवाजें गूंज रही हैं और भट्टी की आग की गर्मी हवा में महसूस की जा सकती है। सभी लोहार अपनी अपनी धुन में मग्न होकर लोहे को आकार दे रहे हैं। यान फैंग यहां फौजेस की भर्ती, रिक्रूटमेंट कर रहा है। वो उन्हें वही ऑफर देता है जो उसने स्कॉलर्स को दिया था, मंथली सैलरी और भविष्य की सुरक्षा। लेकिन यहां वह एक और धमाका करता है। वह इन लोहारों से वादा करता है कि वो उन्हें अदरवर्ल्डली डिवाइन आर्ट्स सिखाएगा। वो उन्हें समझाता है कि यह गुप्त ज्ञान उनकी क्राफ्टिंग की कला को इस स्तर पर ले जाएगा जहां इस दुनिया का कोई भी दूसरा कारीगर उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके पीछे एक बड़ा बोर्ड लगा है जिस पर फोर्जिंग प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल का पूरा नक्शा बना हुआ है, जो उसके सोचा समझा कदम को दर्शाता है। वह फौजेस को बताता है कि यह ट्रेनिंग उनके क्राफ्टिंग नॉलेज को इतना बढ़ा देगी कि वे दुनिया के सबसे हाई रैंकिंग ब्लैकस्मिथ बन जाएंगे। यहां खड़ा हर व्यक्ति यान फैंग की बातों को बड़े ध्यान और हैरानी से सुन रहा है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि वे एक बहुत बड़ी साजिश और बदलाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यान फैंग अपनी चालाक बुद्धि से अब एक ऐसी सेना तैयार कर रहा है जो न सिर्फ लड़ना जानती हो, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार बनाना भी जानती हो। यह उसके असली मकसद की ओर बढ़ा हुआ एक और मजबूत कदम है। अब यान फैंग अपनी बग्घी में बैठकर फिजिशियन हॉल की तरफ बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव है और वह हाथ में एक पुराना स्क्रोल पकड़े हुए कुछ गहराई से सोच रहा है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही है, अब जवाब ढूंढने का वक्त आ गया है। बग्घी के पहियों की क्रिएक क्लैटर वाली आवाजें और बाहर का नजारा यह इशारा कर रहे हैं कि वह अपनी साजिश के एक और महत्वपूर्ण हिस्से को अंजाम देने जा रहा है। फिजिशियन हॉल वह जगह है जहां उसे उन बीमारियों और कल्टीवेशन से जुड़ी गुत्थियों के जवाब मिल सकते हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। बग्घी में उसके साथ खड़ी लड़की भी शांत है, जो इस बात को दर्शाती है कि यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। यान फैंग जानता है कि एक मजबूत साम्राज्य खड़ा करने के लिए सिर्फ योद्धा और स्कॉलर्स ही काफी नहीं हैं, बल्कि बेहतरीन डॉक्टर्स और फिजिशियंस का साथ होना भी जरूरी है।
यह उसका एक और सोचा समझा कदम है ताकि वह हर मोर्चे पर खुद को तैयार कर सके और अपने दुश्मनों के बुने हुए जाल को काट सके। माहिर खिलाड़ी की तरह वह अब ज्ञान के उस भंडार की ओर बढ़ रहा है जो उसे इस इम्तिहान में जीत दिलाएगा। यान फैंग अब फिजिशियन हॉल के अंदर खड़ा है, जहां दवाइयों और जड़ी बूटियों की खुशबू हवा में घुली हुई है। यहां भी वो उसी सोचा समझा कदम को दोहराता है जो उसने स्कॉलर्स और ब्लैकस्मिथ के साथ किया था। वो फिजिशियंस को वही लुभावना पैकेज देता है, महीने की बंधी हुई सैलरी और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन इन काबिल हकीमों और वैद्यों के लिए उसके पास एक और भी कीमती चीज है। वह ऐलान करता है कि वह उन्हें चिकित्सा विज्ञान की ऐसी तकनीकें सिखाएगा जो इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखी। वो उन्हें डाइट, आहार से लेकर इंसान के शरीर की अंदरूनी बनावट, ह्यूमन एनाटॉमी तक की ऐसी बारीकियां बताने का वादा करता है जो उनके पुराने कल्टीवेशन के ज्ञान से कहीं ऊपर हैं। वो उन्हें समझाता है कि बीमारियों को जड़ से मिटाने और शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए सिर्फ कड़वी दवाइयां ही काफी नहीं हैं। उसके पीछे एक बड़ा बोर्ड है जिस पर मेडिसिन टेक्निक और लॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन का पूरा नक्शा साफ नजर आ रहा है। जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है, हॉल में मौजूद सीनियर फिजिशियंस के बीच तीखी बहस, आर्ग्यूइंग शुरू हो जाती है। कुछ पुराने ख्यालात के वैद्य इसे सरासर झूठ और उनकी सालों की मेहनत का अपमान मानते हैं, जबकि युवा फिजिशियंस यान फैंग की आंखों में छिपे उस अदरवर्ल्डली ज्ञान की चमक को देख पा रहे हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है कि हॉल का माहौल फिर से एक तनावपूर्ण कुरुक्षेत्र बन जाता है। लेकिन अंत में ज्ञान की भूख और उस मंथली सैलरी की सुरक्षा के आगे उनकी जिद टूट जाती है। वे सभी यान फैंग की टीम में शामिल होने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह यान फैंग ने अपनी चालाक रणनीति से उन लोगों को भी अपनी तरफ कर लिया है जो किसी की मौत और जिंदगी के बीच का फैसला करते हैं। अब उसके पास बेहतरीन योद्धाओं के साथ साथ दुनिया के सबसे काबिल फिजिशियंस की भी एक फौज है जो उसके असली मकसद को पूरा करने में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। यह उसकी उस बड़ी साजिश का एक और सफल अध्याय है जहां उसने ज्ञान और पैसे के सही तालमेल से एक ऐसी टीम खड़ी कर ली है जिसे कोई भी टायरेंट नहीं हिला पाएगा। यान फैंग अब अपने मिशन के उस निर्णायक मोड़ पर है जहां उसकी सभी योजनाएं एक साथ मिल रही हैं। फिजिशियन हॉल, एकेडमी के स्कॉलर्स और ब्लैकस्मिथ्स के साथ अपनी डील्स पक्की करने के बाद वो उन सभी गुटों, फैक्शंस को लेकर वापस अपने घोस्ट पवेलियन पहुंचता है। यह वह जगह है जिसे उसने पहले ही साफ सफाई और मरम्मत करवाकर तैयार रखा था। घोस्ट पवेलियन के पिछले हिस्से में फैले हुए विशाल मैदान और खाली पड़े पुराने पैगोडा अब सुनसान नहीं रहे। यान फैंग एक ऊंचे आसन पर बैठकर इन सभी गुटों का स्वागत करता है। उसके पीछे एक विशाल बोर्ड लगा है जो उसके आने वाले एम्पायर के लॉजिस्टिक्स और स्ट्रक्चर का नक्शा साफ दिखाता है। आसपास का माहौल लोगों की आपसी बातचीत, चैटर और उत्साह से भरा हुआ है। वह हर गुट को उनकी विशेषज्ञता के हिसाब से अलग अलग पैगोडा में कमरे, रूम्स असाइन करता है। स्कॉलर्स उन्हें वह पैगोडा दिए गए हैं जहां शांति हो ताकि वे डिवाइन वर्ड्स और भविष्य की स्ट्रेटजी पर काम कर सकें। फिजिशियंस, हकीमों और वैद्यों को उन कमरों में जगह दी गई है जहां वे अपनी जड़ी बूटियों और नई मेडिकल तकनीकों जैसे ह्यूमन एनाटॉमी का अभ्यास कर सकें। लोहार, ब्लैकस्मिथ्स, फोर्जर्स और लोहारों को उन पैगोडा के करीब रखा गया है जहां भट्टियां तैयार की गई हैं ताकि वे अदरवर्ल्डली डिवाइन आर्ट्स का इस्तेमाल करके बेमिसाल हथियार बना सकें। यान फैंग इन सभी के सामने खड़ा होकर घोषणा करता है कि यह जगह अब उनका नया घर और वर्कशॉप है। वो उन्हें याद दिलाता है कि यहाँ का ट्रेनिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा और वे जल्द ही दुनिया के सबसे हाई रैंकिंग एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति, चाहे वह ताकतवर लोहार हो या बुद्धिमान स्कॉलर, यान फैंग के इस सोचा समझा कदम और उसकी चालाक बुद्धि के आगे नतमस्तक है। एक माहिर खिलाड़ी की तरह यान फैंग ने अब एक ही छत के नीचे ज्ञान, ताकत और इलाज का ऐसा जाल बुन दिया है जो उसे एक ताकतवर वारिस के रूप में स्थापित करेगा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक है जो यह इशारा करती है कि उसके पिता का बनाया हुआ टैक्स का दबाव अब उसे रोक नहीं पाएगा, बल्कि वह खुद अपना एक नया साम्राज्य खड़ा कर चुका है। जैसे ही यान फैंग के साथ आए सभी गुट हवेली के अंदर कदम रखते हैं, वे वहां की खूबसूरती और कारीगरी को देखकर दंग रह जाते हैं। जो जगह कभी वीरान और धूल से भरी पड़ी थी, वह अब यान फैंग के सोचा समझा कदम और कड़ी मेहनत की बदौलत एक स्वर्ग जैसी दिखने लगी है। हर तरफ बिखरी भव्यता को देखकर स्कॉलर्स, फिजिशियंस और यहां तक कि ताकतवर लोहार भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। वहां मौजूद लोग आपस में कानाफूसी करते हुए कहते हैं, आर्किटेक्चर की तारीफ, यह आर्किटेक्चर कितना शानदार और खूबसूरत है। हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। बारीकियों पर गौर, खिड़कियों के पर्दों और लकड़ी पर की गई नक्काशी की बारीकियों को तो देखो। ये सब कितना साफ और स्पष्ट है। पत्थरों का काम, यहां पत्थरों का काम, स्टोन वर्क बिल्कुल बेदाग है। फर्श से लेकर दीवारों तक सब कुछ बहुत मजबूत और टिकाऊ महसूस होता है, फिर भी इसमें एक गजब की शालीनता, एलिगेंस है।
हवेली का कोना कोना यान फैंग की उच्च स्तरीय सोच और उसके मार्शल आर्ट स्टूडेंट पवेलियन के शानदार भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। खंभों पर उकेरे गए ड्रैगन और लकड़ी की फिनिशर को देखकर ऐसा लगता है जैसे हर चीज को किसी जादुई कलाकारी से बनाया गया हो। स्कॉलर्स जो हमेशा पुरानी किताबों में ही खोए रहते थे, वे भी इस नई दुनिया की बनावट को देखकर चालाक मुस्कान के साथ एक दूसरे को देख रहे हैं। यान फैंग शांति से उनके पीछे खड़ा है, उसके चेहरे पर एक संतोष भरा भाव है। उसे पता है कि इस जगह की खूबसूरती ही इन दिग्गजों को यहां टिके रहने और उसके असली मकसद के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेगी। ये हवेली अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा अभेद्य किला बन चुकी है जहां से वह अपने पिता के टैक्स के दबाव और जाल को पूरी तरह खत्म करने की शुरुआत करेगा। माहौल पूरी तरह से सकारात्मकता और आश्चर्य से भरा हुआ है, और हर कोई उस इम्तिहान के लिए उत्साहित है जो इस खूबसूरत हवेली की दीवारों के भीतर शुरू होने वाला है। रात के सन्नाटे में जब पूरी हवेली गहरी नींद में सो रही होती है, तब यान फैंग एक गुप्त मिशन पर निकलता है। वो अंधेरे का फायदा उठाकर असैसिन्स टेम्पल पहुंचता है, जहां साइबी बोलने से डरते हैं। यहां वह मंदिर के मुखिया से मिलता है और अपनी मांग रखता है। उसे ऐसे हुनरमंद लोग चाहिए जिनका अनुशासन और कौशल बेमिसाल हो। मुखिया उसे चेतावनी देता है कि इतनी उच्च गुणवत्ता और गोपनीयता की कीमत बहुत भारी होगी। लेकिन यान फैंग एक माहिर खिलाड़ी है। वह असासिन्स के सामने वही प्रस्ताव रखता है जो उसने दूसरों को दिया था, एक मंथली सैलरी। इसके बदले में वो उनकी अटूट वफादारी की मांग करता है। इसके अलावा वह एक ऐसा दांव खेलता है जिसे कोई भी योद्धा ठुकरा नहीं सकता। वो उनसे वादा करता है कि वह उन्हें ट्रेनिंग का ऐसा तरीका सिखाएगा जो उनकी वर्तमान परफॉर्मेंस को 100 गुना बढ़ा देगा। वो कहता है कि उसकी री इंजीनियरिंग तकनीक उन्हें इस कदर मजबूत बना देगी कि वे अपनी वर्तमान सीमाओं को पार कर जाएंगे। असासिन्स, जो अब तक सिर्फ मौत के सौदागर थे, यान फैंग के इस सोचा समझा कदम और भविष्य की सुरक्षा के वादे को सुनकर दंग रह जाते हैं। वे उसे अपना मास्टर स्वीकार करते हुए कहते हैं, अंडरस्टूड मास्टर। इस तरह यान फैंग ने अपनी साजिश का सबसे खतरनाक हिस्सा भी पूरा कर लिया है। अब उसके पास पर अकेडमी और असासिन से निपटने के बाद यान फैंग अब रात के सन्नाटे में अपने कमरे में अकेला बैठा है और एक बहुत ही गंभीर कश्मकश में है। वो खुद से यह सवाल कर रहा है कि उसे अपने इन नए शिष्यों को कौन सी भाषा सिखानी चाहिए और इस महान कल्टीवेशन की शुरुआत कहां से होनी चाहिए। उसके सामने मेज पर पुराने स्क्रोल और किताबें रखी हैं, लेकिन उसका दिमाग इस दुनिया की सीमाओं से बहुत आगे चल रहा है। वह गहराई से सोचते हुए खुद से कहता है कि उसके पास एक ऐसी परफेक्ट सीक्रेट लैंग्वेज है जिसकी लॉजिक और तकनीक इस दुनिया के किसी भी इंसान की समझ से बाहर है। वह ये तय करता है कि वह उन्हें पृथ्वी अर्थ का साधारण ज्ञान नहीं सिखाएगा, बल्कि एक ऐसी अदरवर्ल्डली तकनीक देगा जिसे इस दुनिया की कोई भी कल्टीवेशन पद्धति कभी पकड़ नहीं पाएगी। उसके मन में चल रहा यह इम्तिहान उसके भविष्य के साम्राज्य की सबसे मजबूत नींव है। वह जानता है कि यदि उसने सही भाषा और ज्ञान का चुनाव कर लिया तो उसके द्वारा तैयार किए गए स्कॉलर्स, ब्लैकस्मिथ और असासिन्स एक ऐसी शक्ति बन जाएंगे जिसे उसके टायरेंट फादर का कोई भी जाल रोक नहीं पाएगा। उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान और आंखों में कुहूहू वाला आत्मविश्वास है जो यह इशारा करता है कि वह जल्द ही ज्ञान की एक नई परिभाषा लिखने वाला है। यान फैंग अब अपनी योजनाओं को एक कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल रूप देने का फैसला करता है। वह तय करता है कि उसके शिष्यों का यूनिफॉर्म किसी साधारण कल्टिवेटर जैसा नहीं, बल्कि एक आधुनिक प्रोफेशनल सूट और ब्लेजर जैसा होगा। यह उसकी एक बहुत गहरी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि यह फाउंडेशन बैच न केवल पहला बैच होगा, बल्कि आने वाले सभी भविष्य के बैचों के लिए हेड सीनियर्स के रूप में पहचाना जाएगा। रात के सन्नाटे में अपने डेस्क पर बैठे हुए वह एक नए ड्रेस कोड का नक्शा तैयार करता है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए स्लीक और प्रोफेशनल ब्लेजर शामिल हैं। उसके मन में अब भाषा को लेकर भी कोई संदेह नहीं बचा है। वह आत्मविश्वास के साथ कहता है कि उसने उस गुप्त भाषा लैंग्वेज का चुनाव कर लिया है जो उसके शिष्यों को दी जाएगी, एक ऐसी भाषा और तकनीकी लॉजिक जिसे इस दुनिया का कोई भी कल्टीवेशन सिस्टम कभी समझ नहीं पाएगा। वह अपनी मेज पर रखे स्क्रोल पर टेक्निकल स्टैंडर्ड ड्रेस कोड का पूरा फ्लो चार्ट बनाता है, जो यह इशारा करता है कि उसके संगठन का हर हिस्सा, चाहे वह पहनावा हो या ज्ञान, पूरी तरह से व्यवस्थित और आधुनिक होगा। यान फैंग की आंखों में वही चालाक चमक है, क्योंकि वह जानता है कि यह नया रूप और नई भाषा उसे उसके असली मकसद की ओर तेजी से ले जाएगी, और उसके पिता का पुराना सिस्टम उसके इस नए साम्राज्य के सामने टिक नहीं पाएगा। वो खुद को सूट में इमेजिन करता है और फिर ऐलान करता है, मैं उनको इंग्लिश सिखाऊंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन ऑन कर। हम मेन कैरेक्टर को खुद से बड़बड़ाते हुए देखते हैं। अब मुझे इन्हें इंग्लिश सिखानी होगी, ये मेरी वेपन बनेगी, मेरी हिडन लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा जिससे मैं अपने लोगों, अपने सर्वेंट्स, डिसाइपल्स और एम्प्लॉयज से बात कर सकूं, और बाहर का कोई भी इंसान हमारी बातें कभी समझ नहीं पाएगा। और सबसे अच्छी बात, इंग्लिश सीखना भी आसान है, इस दुनिया में अभी तक कोई इसे जानता भी नहीं। अगर मेरी प्लानिंग सही चली
तो ये मेरे लिए सबसे परफेक्ट चॉइस साबित होगी। फिर हम देखते हैं कि विशाल कोर्टयार्ड धीरे धीरे अलग अलग ट्रूप्स और ग्रुप से भरने लगता है। हर फैक्शन अपने अपने बैनर्स के नीचे गर्व से खड़ा है और पूरा माहौल किसी रॉयल गैदरिंग जैसा महसूस होने लगता है। बाईं तरफ हम फिजिशियंस को देखते हैं जो शानदार रोब्स पहने हुए हैं। उनके हाथों में मेडिसिनल बॉक्सेस और पुराने स्क्रोल्स हैं जिनमें एंशिएंट नॉलेज भरी हुई है। उनके पास ही क्राफ्ट्समैन और ब्लैकस्मिथ्स खड़े हैं जिनके खुरदरे हाथ और भारी टूल साफ दिखाते हैं कि एम्पायर की असली नींव इन्हीं लोगों ने बनाई है। वहीं दूसरी तरफ का माहौल पूरी तरह अलग महसूस होता है। स्कॉलर्स शांत चेहरों के साथ खड़े हैं, उनके हाथों में बुक्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे नॉलेज ही उनका हथियार हो। और उनके पास खड़े हैं असैसिन्स, चुप, ठंडे और डार्क कपड़ों में छिपे हुए। बिना कुछ किए भी उनकी प्रेजेंस पूरे माहौल को भारी बना देती है। उनके पीछे सर्वेंट्स परफेक्टली सीधी लाइंस में सिर झुकाकर खड़े हैं और धीरे धीरे पूरे कोर्टयार्ड में साइलेंस फैलने लगता है। और तभी एक सर्वेंट आगे बढ़ता है और ऊंची आवाज में अनाउंस करता है, तीसरे युवा स्वामी अब कोर्टयार्ड में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही ये शब्द पूरे कोर्टयार्ड में गूंजते हैं, हर किसी की नजर तुरंत एंट्रेंस की तरफ मुड़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि विशाल कोर्टयार्ड धीरे धीरे अलग अलग ट्रूप्स और ग्रुप से भरने लगता है। हर फैक्शन अपने अपने बैनर्स के नीचे गर्व से खड़ा है और पूरा माहौल किसी रॉयल गैदरिंग जैसा महसूस होने लगता है। बाईं तरफ हम फिजिशियंस को देखते हैं जो शानदार रोब्स पहने हुए हैं। उनके हाथों में मेडिसिनल बॉक्सेस और पुराने स्क्रोल्स हैं जिनमें एंशिएंट नॉलेज भरी हुई है। और के पास खड़े हैं असैसिन्स, चुप, ठंडे और डार्क कपड़ों में छिपे हुए। बिना कुछ किए भी उनकी प्रेजेंस पूरे माहौल को भारी बना देती है। उनके पीछे सर्वेंट्स परफेक्टली सीधी लाइंस में सिर झुकाकर खड़े हैं और धीरे धीरे पूरे कोर्टयार्ड में साइलेंस फैलने लगता है। और तभी एक सर्वेंट आगे बढ़ता है और ऊंची आवाज में अनाउंस करता है, तीसरे युवा स्वामी अब कोर्टयार्ड में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही ये शब्द पूरे कोर्टयार्ड में गूंजते हैं, हर किसी की नजर तुरंत एंट्रेंस की तरफ मुड़ जाती है। ये भाषा आसान है लेकिन बेहद पावरफुल। एक ऐसी भाषा जिसके बारे में ऊंचे डिवाइन रेल्म्स के देवताओं तक को ज्ञान नहीं है। उसी पल पूरा माहौल भारी हो जाता है। अब कोई भी उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसकी आवाज में एरोगेंस नहीं बल्कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी महसूस हो रही है। और उसी पल कोर्टयार्ड में मौजूद हर इंसान धीरे धीरे समझने लगता है, तीसरा युवा स्वामी अब कोई साधारण ताकत नहीं बना रहा, वो एक एम्पायर बना रहा है। फिर कोर्टयार्ड में हलचल शुरू हो जाती है। फिजिशियंस एक दूसरे की तरफ शॉक्ड होकर देखते हैं। एक फॉरगॉटन एंशिएंट लैंग्वेज। उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे थर्ड यंग मास्टर किसी खोई हुई डिवाइन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हों। वहीं असैसिन्स की आंखें हल्की सी चमक उठती हैं। एक कोडेड असैसिन लैंग्वेज, उनके दिमाग में तुरंत सीक्रेट मिशंस, हिडन ऑर्डर्स और साइलेंट कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज घूमने लगती हैं। लेकिन तभी पीछे खड़ा एक फॉर्जर कंफ्यूज्ड होकर बोल पड़ता है, ये सब ठीक है, लेकिन क्या इसे खाया जा सकता है? उसी पल कुछ लोग उसकी तरफ घूरने लगते हैं और पूरा माहौल एक सेकंड के लिए ऑकवर्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉलर्स पूरी तरह सीरियस मोड में चले जाते हैं। कुछ स्कॉलर्स तो लिटरली ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं जैसे वो अपने दिमाग में उसकी हर बात को एनालाइज कर रहे हों। एंशिएंट रिकॉर्ड्स, फॉरगॉटन टेक्स्ट्स, डिवाइन आर्काइव्स, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता। और तभी उनके चेहरे पर शॉक और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगता है थर्ड यंग मास्टर जिस चीज की बात कर रहे हैं शायद वो सच में इस दुनिया की नहीं है। फिर एमसी कामली बोर्ड की तरफ बढ़ता है और उस पर सिर्फ एक शब्द लिखता है, हेलो। वो कुछ सेकंड तक उस शब्द को देखता रहता है, फिर हल्की आवाज में बोलता है, हेलो। इसका मतलब होता है किसी को ग्रीट करना, जैसे किसी को हाई कहना। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन पूरा कोर्टयार्ड उस एक शब्द को ऐसे सुन रहा था जैसे कोई डिवाइन सीक्रेट रिवील हुआ हो। फिर एमसी अपनी उंगलियों से हल्का सा इशारा करता है और सर्वेंट्स तुरंत एक अजीब तरह का ब्लैक आउटफिट सामने लेकर आते हैं। पूरा कोर्टयार्ड उस कपड़े को कंफ्यूजन से देखने लगता है। फिर एमसी शांत आवाज में बोलता है, इसे सूट कहते हैं, आज से यही तुम सबकी यूनिफॉर्म होगी। कुछ सर्वेंट्स शॉक होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनके चेहरों पर साफ लिखा था, आखिर ये कैसी ड्रेसिंग है? लेकिन एमसी के चेहरे पर जरा सा भी डाउट नहीं था, जैसे उसके दिमाग में पहले से ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तस्वीर बन चुकी थी जो इस दुनिया की बाकी सभी ताकतों से पूरी तरह अलग होने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि पूरे कोर्टयार्ड में लंबी लाइंस लग चुकी हैं। हर फैक्शन के लोग एक एक करके टेलर्स के सामने खड़े हैं ताकि उनकी मेजरमेंट्स ली जा सके। पीछे सर्वेंट्स भागदौड़ कर रहे हैं, स्कॉलर्स नोट्स लिख रहे हैं और असैसिन्स क्लियरली इस पूरी सिचुएशन से इरिटेटेड दिख रहे हैं। फिर सीन एक असैसिन पर फोकस करता है। टेलर उसकी मेजरमेंट्स ले रहा होता है, तभी असैसिन कोल्ड आवाज में बोलता है, मैं 73 लोगों को मार चुका हूं। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो अपना टेरिफाइंग रेपुटेशन दिखाना चाहता हो। लेकिन टेलर बिना उसकी तरफ प्रॉपरली देखे बोल पड़ता है, शट द फ्रीक अप और हाथ ऊपर करो। पूरा माहौल एक सेकंड के लिए ऑकवर्ड साइलेंस में चला जाता है। असैसिन का चेहरा इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है। शायद पहली बार किसी ने उसके किलर रेपुटेशन की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की थी। हम एमसी को क्राउड से थोड़ा दूर अकेले चेयर पर बैठे हुए देखते हैं। उसकी नजर पूरे कोर्टयार्ड पर घूम रही थी।
असैसिन्स ट्रेनिंग कर रहे थे, स्कॉलर्स लिख रहे थे और सर्वेंट्स ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। उसके पीछे कुछ स्ट्रेंज इंग्लिश टेक्स्ट लगे हुए थे, शायद नए स्टडी मटेरियल्स या फिर फ्यूचर ट्रेनिंग सिस्टम का हिस्सा। फिर एमसी धीरे से बोलता है, सिर्फ मार्शल आर्ट से दुनिया कंट्रोल नहीं होती, असल कंट्रोल सिस्टमैटिक चीजों से आता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ ताकत का सपना नहीं था, वो कुछ और बड़ा सोच रहा था, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की सोच तक को कंट्रोल कर सके। फिर हम एमसी को पूरी गैंग बॉस वाइब में देखते हैं। ब्लैक सूट पहने हुए डजन्स ऑफ लोग उसके पीछे परफेक्टली लाइंस में खड़े हैं। असैसिन्स, स्कॉलर्स, सर्वेंट्स, अब सब पहले से कंप्लीटली अलग दिख रहे थे और बीच में खड़ा था एमसी, शांत, कोल्ड और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। ऑनेस्टली ये किसी नई बिजनेस एम्पायर की शुरुआत कम और किसी डेंजरस गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री ज्यादा लग रही थी। पूरा सीन ऐसा फील दे रहा था जैसे अंडरवर्ल्ड का कोई हिडन सिंडिकेट दुनिया के सामने आने वाला हो। ब्लैक सूट्स, इमोशनलेस फेसेस, परफेक्ट डिसिप्लिन और बीच में खड़ा एमसी लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑलरेडी इस एम्पायर का फाइनल बॉस हो। फिर एमसी सबके सामने स्टेज जैसी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे मैसिव लाइब्रेरी और ऑर्गेनाइजेशन हॉल दिखाई दे रहा था और सामने बैठे थे फिजिशियंस, क्राफ्ट्समैन, ब्लैकस्मिथ्स, असैसिन्स, स्कॉलर्स, वर्कर्स और सर्वेंट्स। एवरी सिंगल वन। भीड़ में तुरंत हलचल शुरू हो जाती है। क्या इवन सर्वेंट्स भी? इस लैंग्वेज का करेंगे क्या हम? ये कोई कोडेड असैसिन लैंग्वेज है क्या? लेकिन एमसी हल्का सा स्माइल करके उंगली उठाता है और बोलता है, यस, इवन यू। लैंग्वेज सिर्फ स्टेटस नहीं होती, असल पावर इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने में होती है और इंग्लिश हमारी सीक्रेट की बनेगी दुनिया को कंट्रोल करने की। पूरा हॉल फिर से साइलेंट हो जाता है। फिर क्राउड में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज नजरों से देखने लगते हैं। एक सर्वेंट धीरे से बोलता है, इंग्लिश, इवन अस सर्वेंट्स। एक असैसिन अपनी भौहें सिकोड़कर कहता है, हम ऐसी लैंग्वेज का करेंगे क्या? वहीं स्कॉलर पूरी सीरियसनेस से सोच में पड़ जाता है, मुझे किसी एंशिएंट टेक्स्ट में इसका कोई रिकॉर्ड याद नहीं। और पीछे खड़ा ब्लैकस्मिथ सीधा सवाल पूछ देता है, ये खाया जाता है क्या? पूरा हॉल ऑकवर्ड साइलेंस में चला जाता है, लेकिन एमसी बस हल्का सा स्माइल करता है, जैसे उसे एग्जैक्टली यही रिएक्शन चाहिए था। फिर एमसी हल्का सा हंसता है और अपनी उंगली ऊपर उठाकर बोलता है, यस, इवन यू। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं, प्योर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही थी। फिर वो धीरे धीरे क्राउड की तरफ देखते हुए कहता है, लैंग्वेज कोई स्टेटस सिंबल नहीं होती, असल पावर इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने में होती है। पूरा हॉल कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। फिर एमसी बोर्ड की तरफ मुड़कर आगे बोलता है, और इंग्लिश हमारी दुनिया के लिए वही सीक्रेट की बनने वाली है, एक ऐसी की जिसे आउटसाइडर्स कभी समझ नहीं पाएंगे। फिर एमसी धीरे धीरे बोर्ड के सामने जाकर रुकता है। पूरा हॉल अब बिल्कुल शांत था। सभी लोग उसकी हर मूवमेंट को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फॉरबिडन टेक्निक दिखाई जाने वाली हो। एमसी चौक उठाता है और बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखता है, ABCD। कुछ लोग तुरंत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। स्कॉलर्स ध्यान से सिंबल्स को मेमोराइज करने लगते हैं, जबकि असैसिन्स ऐसे देख रहे थे जैसे किसी सीक्रेट कोड का डिकोडिंग चल रहा हो। फिर एमसी उनकी तरफ मुड़कर काम आवाज में बोलता है, ऑलराइट एवरीवन, अब शुरुआत होगी बेसिक से। इसे कहते हैं अल्फाबेट। यही इंग्लिश की फाउंडेशन है और आज से यही तुम्हारी नई दुनिया का पहला कदम होगा। फिर ट्रेनिंग का माहौल धीरे धीरे और भी केओटिक होने लगता है। पूरा हॉल अब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से गूंज रहा था। हेलो, हेलो, हेलो। कुछ सर्वेंट्स जेन्युइनली सीखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि असैसिन्स ऐसे रिपीट कर रहे थे जैसे इंटेरोगेशन टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हों। वहीं स्कॉलर्स पूरी सीरियसनेस के साथ ग्रामर पैटर्न्स एनालाइज करने में लगे हुए थे। एक स्कॉलर तो लिटरली बोर्ड को घूरते हुए बोल पड़ता है, इम्पॉसिबल, इतनी सिंपल स्ट्रक्चर वाली लैंग्वेज कैसे हो सकती है? पीछे ब्लैकस्मिथ्स इंग्लिश बोलते बोलते ऐसे लड़ रहे थे जैसे किसी बैटल क्राई की प्रैक्टिस चल रही हो। और इसी सब केओस के बीच एमसी अकेले खड़ा पूरा सीन देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ लैंग्वेज क्लास नहीं थी, ये उसके फ्यूचर एम्पायर की पहली जनरेशन तैयार हो रही थी। फिर एमसी बोर्ड के सामने खड़ा होकर चौक उठाता है। उसके पीछे बड़े लेटर्स में लिखा होता है EFGH और नीचे कुछ स्ट्रेंज ड्राइंग्स बने हुए थे, एलिफेंट, फोर्क, ग्रेप। पार फोरो उन वर्ड्स को ऐसे देख रहा था जैसे कोई एंशिएंट समनिंग स्पेल लिखा हो। फिर एमसी पॉइंटर से बोर्ड पर टैप करते हुए बोलता है, रिपीट आफ्टर मी। ईद भीड़ धीरे धीरे रिपीट करती है, एक FGGH कैच के बीट कर। मैच कुछ असैसिन्स प्रोनाउंसिएशन करते वक्त ऐसे सीरियस थे जैसे बैटलफील्ड स्ट्रैटेजी सीख रहे हों। वहीं स्कॉलर्स हर साउंड को केयरफुली नोट्स में लिख रहे थे। एमसी फिर स्माइल करके बोर्ड की तरफ इशारा करता है, गुड, अब वर्ड सीखते हैं। फिर एमसी बोर्ड की तरफ इशारा करता है और कामली बोलता है, ए फॉर एलिफेंट। पूरा हॉल इंस्टेंटली कंफ्यूज्ड हो जाता है, नहीं, शायद कोई माउंटेन होगा। वहीं ब्लैकस्मिथ पूरी सीरियसनेस से बोल पड़ता है, मुझे तो कोई किंगडम लग रहा है। एमसी साई करता है और आगे बोलता है, एफ फॉर फॉर्क। अब सिचुएशन और वर्स हो जाती है। एक असैसिन तुरंत पूछता है, फॉर्क,
कोई हिडन वेपन? पीछे सर्वेंट डरते हुए बोलता है, कहीं ये टॉर्चर टूल तो नहीं? फिर एमसी कहता है, जी फॉर ग्रेप। अब स्कॉलर्स लिटरली पैनिक मोड में चले जाते हैं। एंशिएंट मेडिसिन, पॉइजन, सीक्रेट फ्रूट। और जैसे ही एमसी बोलता है एफ फॉर हैट, पूरा क्राउड पूरी तरह टूट जाता है। एक ब्लैकस्मिथ कंफ्यूजन में बोलता है, ये आखिर लैंग्वेज क्लास है या वर्ल्ड क्रिएशन मैनुअल? बिफेमिफ मैकलार्ट बोलता है, नाउ एफ फॉर फॉर्क। लेकिन क्राउड ने सुना क्या? एफ फॉर फॉर्क। पूरा हॉल इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है। एक स्कॉलर अपनी बुक गिरा देता है। एक सर्वेंट शॉक होकर बोलता है, ये कैसी फॉरबिडन टेक्निक का नाम है? वहीं असैसिन पूरी सीरियसनेस से रिपीट करता है, एफ फॉक फॉक। दूसरा असैसिन उसके पास झुककर पूछता है, क्या ये किलिंग आर्ट है? पीछे ब्लैकस्मिथ भी कंफ्यूज्ड होकर रिपीट करने लगता है, फॉक। एमसी कुछ सेकंड तक सबको ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखता रहता है, फिर अचानक जोर से हंस पड़ता है, BHA, हा 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 हा, फॉर्क फॉर्क फॉर्क। पूरा हॉल ऑकवर्ड साइलेंस में डूब जाता है। स्कॉलर शर्म से फेस पकड़ लेते हैं, जबकि असैसिन्स पहली बार जेन्युइनली एम्बैरेस्ड दिखते हैं। फिर एमसी दोनों हाथ फैलाकर क्राउड की तरफ देखता है और हल्की स्माइल के साथ बोलता है, एज प्रॉमिस्ड, मैं तुम सबको एक अननोन लैंग्वेज सिखाऊंगा। पूरा हॉल तुरंत साइलेंट हो जाता है। कुछ लोग अभी भी फॉक वाली एम्बैरेसमेंट से बाहर नहीं आए थे। फिर एमसी बोर्ड पर बड़े लेटर्स में लिखता है, इंग्लिश। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा हैवी लग रही थी। इस लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश। भीड़ में तुरंत विस्पर्स शुरू हो जाते हैं, इंग्लिश? कभी नाम तक नहीं सुना। क्या ये डिवाइन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज है? लेकिन एमसी रुकता नहीं। वो आगे बोलता है, और सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, मैं तुम्हें एस साइंस भी सिखाऊंगा। पूरा कोर्टयार्ड इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है। एक स्कॉलर शॉक होकर बोलता है, एस साइंस? वहीं ब्लैकस्मिथ अपने पास वाले से धीरे से पूछता है, ये नया मार्शल आर्ट है क्या? और पीछे खड़े असैसिन्स अब जेन्युइनली डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका यंग मास्टर आखिर उन्हें बना क्या रहा है। फिर एमसी असैसिन्स की तरफ देखकर कामली बोलता है, फॉर असैसिन्स आई विल गिव यू ट्रेनिंग लाइक एथलीट्स। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। एक स्कॉलर तुरंत कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, एथलीट्स? ये किस टाइप का एनिमल है? पीछे खड़े असैसिन्स भी जेन्युइनली कंफ्यूज्ड दिखने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए ट्रेनिंग मतलब सिर्फ किलिंग टेक्निक्स, स्टेल्थ और वेपन्स थे। लेकिन एमसी जिस तरह स्पीड से दौड़ते हुए इंसान की इमेज दिखा रहा था, वो इस दुनिया के लोगों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। फिर एमसी एक्सप्लेन करता है, रियल असैसिन सिर्फ छुपकर मारना नहीं जानते। उनका शरीर स्पीड, स्टैमिना, रिफ्लेक्सेस और एंड्योरेंस में मॉन्स्टर्स जैसा होना चाहिए। पूरा क्राउड शॉक में उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि पहली बार कोई असैसिनेशन को आर्ट नहीं बल्कि प्रोफेशनल फिजिकल ट्रेनिंग की तरह एक्सप्लेन कर रहा था। फिर स्कॉलर्स और क्राफ्ट्समैन को एक अलग हॉल में इकट्ठा किया जाता है। बोर्ड पर स्ट्रेंज इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए थे, इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर, मशीन। पूरा हॉल कंफ्यूज्ड साइलेंस में डूब जाता है। एक स्कॉलर धीरे से बोलता है, इंजीनियरिंग। वहीं ब्लैकस्मिथ अपने पास वाले से पूछता है, ये कोई एडवांस्ड फॉर्जिंग टेक्निक है क्या? फिर एमसी कामली बोर्ड की तरफ मुड़ता है और बोलता है, इंजीनियरिंग मतलब ऐसी चीजें बनाना जो इंसानों की लिमिट्स को बदल दें। बिल्डिंग्स, वेपन्स, मशीन्स, सिस्टम्स। पूरा क्राउड शॉक में उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि इस दुनिया में लोग सिर्फ स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन समझते थे। लेकिन एमसी उन्हें एक कंप्लीटली नई कॉन्सेप्ट दिखा रहा था, नॉलेज प्लस क्रिएशन। और उसी पल स्कॉलर्स के चेहरे बदलने लगते हैं, जैसे उनके सामने अचानक फ्यूचर का दरवाजा खुल गया हो। फिर एमसी फिजिशियंस की तरफ मुड़कर बोर्ड पर कुछ स्ट्रेंज डायग्राम्स दिखाता है, एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर्स, मसल्स, बोन्स, प्लांट्स की इंटरनल एनाटॉमी। पूरा हॉल इंस्टेंटली कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर एमसी कामली बोलता है, फॉर फिजिशियंस मैं तुम्हें एनिमल्स और प्लांट्स की एनाटॉमी सिखाऊंगा। एक स्कॉलर शॉक होकर डायग्राम्स को घूरने लगता है। वहीं पीछे खड़ा असैसिन धीरे से बोलता है, एनिमल्स, प्लांट्स, इनके अंदर देखने की क्या जरूरत है? लेकिन एमसी का एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस था, क्योंकि इस दुनिया में हीलर्स सिर्फ स्पिरिचुअल हर्ब्स और कल्टीवेशन जानते थे। लेकिन एमसी उन्हें रियल बायोलॉजी की तरफ ले जा रहा था, एक ऐसी नॉलेज जो इस दुनिया की मेडिसिन को पूरी तरह बदल सकती थी। फिर एमसी पूरे क्राउड की तरफ देखकर अपनी उंगली ऊपर उठाता है। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा सीरियस लग रही थी, और ये सब सीखने के लिए वो धीरे धीरे पूरे हॉल की तरफ देखता है। तुम सबको इंग्लिश सीखनी होगी। पूरा हॉल इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। एक असैसिन शॉक होकर बोलता है, ई इंग्लिश? वहीं स्कॉलर अपनी ग्लासेस ठीक करते हुए बड़बड़ाता है, तो इसका मतलब साइंस, इंजीनियरिंग, एनाटॉमी सब कुछ उसी लैंग्वेज में होगा। पीछे ब्लैकस्मिथ लिटरली पैनिक में दिखने लगते हैं, हम वेपन्स बनाएंगे या स्पेलिंग सीखेंगे? लेकिन एमसी के चेहरे पर सिर्फ कॉन्फिडेंस था। फिर वो कामली मुस्कुराकर बोलता है, यस, बिकॉज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई विल टीच यू एवरीथिंग इन इंग्लिश। पूरा गोस्ट पेविलियन उसी पल कंप्लीटली स्टन्ड रह जाता है। फिर एमसी पूरे हॉल के सामने एक बड़ा बोर्ड खड़ा करवाता है।
उस बोर्ड पर पूरा दिन मिनट टू मिनट लिखा हुआ था। 6 AM इंग्लिश क्लास, 8 AM ब्लैकस्मिथ क्लास, 10 AM स्कॉलर क्लास, 12 PM फिजिशियन क्लास, 1 PM असैसिन क्लास, 3 PM रिसेस। पूरा क्राउड उस बोर्ड को ऐसे घूर रहा था जैसे किसी टॉर्चर मैनुअल को देख रहे हो। फिर MC कामली बोलता है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड ये तुम्हारा डेली स्केड्यूल होगा। एक स्कॉलर शॉक होकर बोलता है। 6 बजे सुबह वहीं पीछे खड़ा मस्कुलर असैसिन ऑलमोस्ट डरते हुए कहता है, ये ट्रेनिंग नहीं टॉर्चर है। और मास्क्ड असैसिन धीरे से पूछता है, रिसेस क्या होता है? पूरा हॉल अभी भी उस टेरिफाइंग स्केड्यूल को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। एक स्कॉलर अपनी ग्लासेस ठीक करते हुए शॉक में बोलता है, 6 बजे सुबह? उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे कल्टीवेशन खो दिया हो। वहीं पीछे खड़ा मस्कुलर ब्लैकस्मिथ सीधा सिर पकड़ लेता है और बोलता है, ये तो टॉर्चर से भी वर्स है। हम लोग इंसान हैं या स्लेव्स? और तभी मास्क असैसिन धीरे से हाथ उठाकर जेन्युइनली पूछता है, रेसिस क्या होता है? पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है क्योंकि किसी को भी उस वर्ड का मतलब नहीं पता था। फिर स्कॉलर्स तुरंत नोट्स लिखने लगते हैं। रेसिस पॉसिबली अ हिडन ट्रेनिंग टेक्निक और सीक्रेट पनिशमेंट पीरियड। और MC सामने खड़ा उनकी रिएक्शंस देखकर अंदर ही अंदर मजे ले रहा था। फिर MC एक और बोर्ड सामने लाता है जिसमें पूरा डेली वर्कफ्लो बना हुआ था। ऊपर अलग अलग टाइम स्लॉट्स लिखे थे, 8 to 10 ब्लैकस्मिथ क्लास, 10 to 3 फ्री टाइम। लेकिन नीचे लिखा था इंग्लिश स्टडी प्लस इंजीनियरिंग। पूरा हॉल इंस्टेंटली कंफ्यूज्ड हो जाता है। एक ब्लैकस्मिथ तुरंत पैनिक में बोल पड़ता है। एक साथ स्कॉलर ग्लासेस ठीक करते हुए शॉक में पूछता है, मतलब फ्री टाइम भी स्टडी टाइम है? और पीछे असैसिन्स लिटरली हॉरर फेस बना लेते हैं क्योंकि इस दुनिया में किसी ने प्रोडक्टिव स्केड्यूल नाम की चीज कभी देखी ही नहीं थी। सभी लोग एक ही वर्ड को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे। साइमल्टेनियसली एक असैसिन अपने पास वाले से धीरे से पूछता है, मतलब एक ही टाइम पर 2 चीजें? स्कॉलर अपनी बुक बंद करके ब्लैंक फेस के साथ बोलता है, ये इंसानों के लिए पॉसिबल भी है? वहीं मस्कुलर ब्लैकस्मिथ लिटरली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला गया था। पहले क्लास, फिर इंग्लिश, फिर स्पेशलाइजेशन, फिर एक्स्ट्रा स्टडी। हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं या पनिशमेंट काट रहे हैं? पीछे सर्वेंट्स भी पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन MC सामने खड़ा बस काम स्माइल दे रहा था क्योंकि उसके लिए यह टॉर्चर नहीं था, यह मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का ट्यूटोरियल था। फिर MC पूरे हॉल की तरफ कोल्ड नजरों से देखता है। सभी लोग अभी भी उस टेरिफाइंग स्केड्यूल को देखकर मेंटली टूट चुके थे। कुछ स्कॉलर्स अभी तक नोट्स लिख रहे थे। वहीं असैसिन्स एग्जॉस्टेड फेसेस के साथ चेयर्स पर बैठे थे। फिर MC कामली बोर्ड की तरफ इशारा करके बोलता है, मैं वापस आने से पहले ये सब रिवाइज हो जाना चाहिए। पूरा हॉल इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है। एक सर्वेंट ऑलमोस्ट डरते हुए विस्पर करता है, रिवाइज भी करना है? वहीं पीछे असैसिन धीरे से बोलता है, हम लोग असैसिनेशन सेक्ट में हैं या एंट्रेंस एग्जाम एकेडमी में? फिर रात होने तक पूरा हॉल पेपर्स, इंक और इंग्लिश अल्फाबेट से भर चुका था। असैसिन्स, स्कॉलर्स, सर्वेंट्स सब अपने अपने डेस्क्स पर बैठे ABCD याद करने की कोशिश कर रहे थे। एक असैसिन पेपर को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई फॉरबिडन कल्टीवेशन मैनुअल हो। व्हाट इज अ G? वहीं दूसरा अपने सिर को पकड़कर बोलता है, इतने सारे लेटर्स क्यों हैं? पीछे स्कॉलर पूरी सीरियसनेस से अल्फाबेट लिख रहा था लेकिन अंदर ही अंदर रिग्रेट कर रहा था। माई कल्टिवेशन वुड हैव बीन ईजियर। पूरा गोस्ट पेविलियन अब मार्शल सेक्ट कम और एग्जाम हॉल ज्यादा लग रहा था। फिर कुछ घंटों बाद पूरा गोस्ट पेविलियन टूट चुका था। हर तरफ एग्जॉस्टेड फेसेस दिखाई दे रहे थे। असैसिन्स जिन्होंने हंड्रेड्स लोगों को मारा था वो अब ABCD लिखते लिखते मेंटली कोलैप्स होने वाले थे। स्कॉलर्स अपने नोट्स पर झुके हुए थे जैसे लाइफ और डेथ एग्जाम चल रहा हो। एक सर्वेंट तो लिटरली अल्फाबेट लिखते लिखते सो गया था। लेकिन उसी केओस के बीच हम MC को कामली हॉल से बाहर जाते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर सैटिस्फाइड स्माइल थी। वो पीछे मुड़कर पूरे एग्जॉस्टेड क्राउड को देखता है और धीरे से बोलता है, गुड, अब रेवोल्यूशन शुरू होगा। और पीछे पूरा हॉल अभी भी अल्फाबेट्स रिपीट कर रहा था, ABC, व्हाई आर देयर सो मेनी लेटर्स? फिर सीन किचन की तरफ शिफ्ट होता है जहां शेफ्स और सर्वेंट्स पूरी स्पीड में खाना बना रहे थे। सब सोच रहे थे कि आखिर यंग मास्टर अब क्या नया केओस लाने वाला है। तभी बैंग MC अचानक किचन का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। पूरा किचन इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। एक कुक नर्वस होकर पूछता है, यंग मास्टर? MC कामली चारों तरफ देखता है, फिर ड्रामेटिक तरीके से हाथ फैलाकर बोलता है, एवरीवन, वी आर चेंजिंग द मेन्यू। पूरा किचन फ्रीज हो जाता है। एक सर्वेंट कंफ्यूज्ड होकर धीरे से पूछता है, मेन्यू? वहीं एक ओल्ड शेफ शॉक में बोलता है, क्या हमारा ट्रेडिशनल फूड खराब है? लेकिन MC की आंखों में डेंजरस एक्साइटमेंट चमक रही थी क्योंकि अब वो सिर्फ लैंग्वेज नहीं बल्कि पूरे सिविलाइजेशन का लाइफस्टाइल बदलने वाला था। फिर MC किचन स्टाफ के सामने खड़ा होकर कंप्लीटली सीरियस टोन में बोलता है, कुकिंग कोई रैंडम काम नहीं है। टाइमिंग, मेजरमेंट्स,
क्लेनलीनेस, प्रेपरेशन, सब कुछ स्केड्यूल और सिस्टम से चलता है। शेफ्स कुछ सेकंड तक उसे ब्लैंक फेस से देखते रहते हैं, फिर एक शेफ कंधे उचकाकर बोलता है, दूसरा शेफ सूप हिलाते हुए कहता है, हम ये सब ऑलरेडी करते हैं यंग मास्टर। पूरा किचन कैजुअली अपना काम करता रहता है और तभी एमसी अगला सेंटेंस बोलता है, इसलिए कल से तुम सब भी इंग्लिश क्लासेस अटेंड करोगे। पूरा किचन इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है। एक शेफ के हाथ से स्पून गिर जाता है। दूसरा शॉक में बोलता है, वाट। पीछे बूढ़ा कुक ऑलमोस्ट इमोशनल होकर कहता है, हमने क्या पाप किया था यंग मास्टर। लेकिन एमसी बिल्कुल इमोशनलेस फेस के साथ बोर्ड पर लिखता है, इंग्लिश क्लास, ब्लैकस्मिथ क्लास, स्कॉलर क्लास। फिर कामली बोलता है, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड इवन शेफ्स विल स्टडी। पूरा किचन कुछ सेकंड तक डेड साइलेंट हो जाता है। शेफ्स एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगते हैं जैसे उनकी जिंदगी खत्म हो गई हो। फिर एक शेफ धीरे से बोलता है, रुको, मतलब हम लोगों को भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा शेफ शॉक में अपने हाथ का लेडल नीचे रख देता है, सीरियसली। पीछे बूढ़ा कुक ऑलमोस्ट टीयर्स में बोलता है, हम तो बस खाना बनाना चाहते थे। एक यंग शेफ पैनिक होकर कहता है, प्लीज यंग मास्टर, नाइफ्स तक ठीक है लेकिन होमवर्क मत देना। पूरा किचन अब रिबेलियन के एज पर लग रहा था, लेकिन एमसी बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, यस, एम्पायर में कोई यूजलेस नहीं होगा, इवन शेफ्स विल इवॉल्व। फिर एमसी शेफ्स की तरफ देखते हुए कामली बोलता है, और एक बात, पूरा किचन डरते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। एमसी टेबल पर उंगली टैप करते हुए बोलता है, कल से खाना भी मेरे सिस्टम के हिसाब से बनेगा, सेम क्वालिटी, सेम टाइमिंग, सेम न्यूट्रिशन। शेफ्स अब जेन्युइनली टेरिफाइड दिखने लगते हैं। एक शेफ धीरे से पूछता है, न्यूट्रिशन? फिर एमसी बिना एक्सप्रेशन बदले बोलता है, हर डिश बैलेंस्ड होगी, प्रोटीन, एनर्जी, हेल्थ, सब कुछ कैलकुलेट किया जाएगा। पूरा किचन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई डिवाइन पनिशमेंट सुनाई गई हो। फिर एमसी कैजुअली कहता है, और आज कुछ प्रोटीन वाला बनाओ। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद वो बोलता है, चिकन। पूरा किचन फ्रीज हो जाता है। एक बूढ़ा शेफ शॉक में बोलता है, इतना बड़ा एम्पायर बनाने के बाद फाइनल ऑर्डर सिर्फ चिकन था। फिर हम शेफ्स को जल्दी जल्दी किचन में काम करते हुए देखते हैं, जबकि एमसी पीछे खड़ा पूरा प्रोसेस ऑब्जर्व कर रहा था। एक शेफ चिकन काट रहा था, दूसरा स्पाइसेस तैयार कर रहा था। तभी एमसी अचानक बोल पड़ता है, रुको। पूरा किचन इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है। एमसी पॉट की तरफ इशारा करके बोलता है, वेजिटेबल्स भी डालो, और पोटैटो भी। एक शेफ कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, पोटैटो? फिर एमसी कामली एक्सप्लेन करता है, कार्ब्स बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। पूरा किचन अब ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुकिंग क्लास अचानक साइंस लेक्चर बन गई हो। फिर एमसी चिकन की तरफ देखकर बोलता है, प्रोटीन मसल रिकवरी के लिए होता है, बैलेंस डाइट जरूरी है। शेफ्स एक दूसरे को ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखने लगते हैं। एक बूढ़ा कुक धीरे से बड़बड़ाता है, ये यंग मास्टर एम्पायर बना रहा है या जिम ट्रेनर बन गया है। The other Gedish Regan Nasirot Krona Mate Dovjanti Bursime. Bagatri host inti chicken kal hamne कारगरमान हिदिका। प्रोटीन मसल रिकवरी के लिए होता है, बैलेंस्ड डाइट जरूरी है। शेफ्स एक दूसरे को ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखने लगते हैं। एक बूढ़ा कुक धीरे से बड़बड़ाता है, ये यंग मास्टर एम्पायर बना रहा है या जिम ट्रेनर बन गया है।